हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर पॉन डोनर स्कोर X25 पर। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसमें हम लोग कंप्लीट वन शॉट लेने वाले हैं। यूनिट 5 जो अपना चैप्टर है लास्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसके बारे में हम लोग जितने भी टॉपिक होंगे उसको कवर करेंगे और इसके बेसिक से लेके एडवांस तक जितने आपके क्वेश्चन पूछे गए आरजीबी में हो या आपके प्रोबेबिलिटी के जो भी एग्जाम होंगे सभी को हम लोग कवर करेंगे। अब सबसे पहले फेज वाइज में अपना सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता क्या है एक्चुअल में। फिर इसी में हम लोग डिस्क्रीट रैंडम फंक्शन और कंटीन्यूअस रैंडम फंक्शन किसके साथ, हम लोग प्रोबेबिलिटी के मास फंक्शन है इसके साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, इसमें सैंपल स्पेस क्या होते हैं और इवेंट क्या होते हैं ये सभी हम लोग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पढ़ेंगे, तो इसी में हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये बेसिक आपका प्रोबेबिलिटी हो गया। अब सबसे ज्यादा अपना जो मेन आपका बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि जो अपना थ्योरेटिकल पोर्शन है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा आता है, जैसे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये वाला टॉपिक ज्यादा पूछा नहीं है तो इसको हम लोग स्किप कर देंगे। ओके, अब आपका जो सेकेंड आपका जो फेज में आप करने के बाद हम लोग फेज 3 में हम लोग करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में। इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं पूछते हैं आपके थ्योरी के रूप में, उसको हम लोग कवर करेंगे। तब उसका लास्ट फेज में ये वाले टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको हम लोग ज्यादा समय देने वाले हैं। ओके, तो चलिए अभी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए स्टार्ट नाउ। लेट्स गो। अब सबसे पहले बात आती है कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। अब सिंपल में बोले कि मान चले प्रोबेबिलिटी का मतलब जो होता है किसी भी इवेंट के होने की चांसेस को बताना, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी होता है। मान चलिए अगर चांस बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो उसको प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। अगर चांस आपका थोड़ा सा भी है, ठीक है, पक्का है, तो उसका प्रोबेबिलिटी आपका क्या होता है, वन होता है। इसलिए हम लोग का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो जीरो से वन तक आपका लेते हैं, समझिए इसका रेंज है। इसका फॉर्मूला जो होता है प्रोबेबिलिटी का, जनरली पी से प्रोबेबिलिटी है तो पी से डिनोट करेंगे। और यहाँ पी ऑफ एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब जितने भी आने वाले अपने हैं, ठीक है। मान चलिए अगर एग्जांपल ले, एक कॉइन है, उसको उछाला जाता है तो एक टेल आती है और एक हेड आता है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वन है। ओके, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसकी भी वन है, बट टोटल चांस कितना है, तो टू है, ठीक है। तो ये अपना टोटल चांस मतलब टू हो जाएगा। अगर टेल आने की प्रोबेबिलिटी है तो वन अपॉन टू, हेड आने की प्रोबेबिलिटी है तो वन अपॉन टू, यानी वन अपॉन टू, वन अपॉन टू, यानी कोई भी आपका अगर आउटकम्स पूछे तो उसका चांसेस प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, 50%, इधर भी और इधर भी 50%। ओके, अब इसमें आता है एक P प्लस क्यू इक्वल टू वन। इसको मैं अभी इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें P अपना जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है कि उसके सक्सेस होने के चांसेस कितने होते हैं, और Q जो होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है। इसमें जनरली अगर Q निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वन में से टोटल आपका जो प्रोबेबिलिटी का चांसेस कितने होते हैं, वन होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम यही वन होता है। तो वन माइनस हम लोग क्या करते हैं, पी कर देते हैं, तो यहाँ से हम लोग का क्यू का वैल्यू निकल जाता है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का जो एग्जांपल है, आप ये जो लूडो आप खेलेंगे उसमें इस टाइप करके एक डाइस होता है। ओके, तो डाइस में क्या होते हैं आप कि सिक्स फेस होते हैं, एक वन टू थ्री फोर, एक फाइव, एक अपोजिट में सिक्स, ठीक है। सभी फेज में पहला वाला में वन नंबर होगा, दूसरे में टू थ्री फोर और फाइव और सिक्स, यानी इसके टोटल जो होते हैं वो एस से डिनोट करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है कि जो कंटेन करता है कि वो कितने टाइम्स पे आएंगे, मतलब कितने टाइम्स उसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरली सिक्स, एक डाइस को अगर एक बार अगर फेंका जाए, आपको थ्रो किया जाए, तो वो कितने आते हैं, प्रोबेबिलिटी चांसेस कितने आते हैं, सिक्स। तो टोटल इसका चांसेस क्या होता है, सिक्स होते हैं। तो इसमें वही आपको एग्जांपल दिया गया है कि थ्री आने के चांसेस कितने हैं, थ्री वन है। यही पी इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स। ओके, तो वन है, आने के तीन आने के चांसेस और टोटल आउटकम्स कितना है, सिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल। इसी तरह अगर कोइन का एग्जाम्पल दिए जाए, सिक्का अगर है आपका ये, तो उसमें अगर एक कॉइन को अगर दो बार फेंकी जाए तो एक तो आपका आएगा सिंपल स्पेस में, एक हेड आएगा और एक टेल आएगा, ठीक है। ये सिंपल स्पेस में कंटेन करते हैं। अब टोटल आउटकम्स जो है एन इक्वल टू टू है, और आपका अगर बोल दिया जाए कि हेड आने के चांसेस कितनी है, तो हेड आने की जो चांस होती है वो क्या होगी, वन, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी इसका पूछ दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पी ऑफ हेड,
तो ये आपका 1 है, तो 1 ऊपर हो जाएगा आने के चांसेस अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो n का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे 2। ओके, सिमिलर इसी तरह कॉइन के केस में अगर टेल आने के चांसेस पूछे प्रोबेबिलिटी इसका, तो इसका भी टेल आने के चांसेस, एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो कितने, एक बार 1 ही टाइम्स टेल आएगा, और उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, तो 2 है, तो ये अपना 2 हो जाएंगे। अब जब भी आपका कॉइन का केस आएगा, जब हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, उसमें आपको पी कहीं भी आपको 1/2 लेना है, और क्यू जो होता है ये भी 1/2। क्यों? क्योंकि आपका पी जो 50% होता है ये भी, और ये भी कितना चांसेस होते हैं 50%। डाइस आपका है, और उस डाइस को हम लोग एक बार उछाल दिए, ठीक है, तो सैंपल स्पेस में कितने होंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें से हम लोग बोले कि 3 आने के पहले बात कर लिए, अब मान चलिए यहाँ पर बोल दे कि इवन आने के चांसेस कितने हैं, ठीक है, यानी इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, पी से डिनोट करते हैं। तो पी प्रोबेबिलिटी इवन मतलब क्या होता है कि जो ऐसा टर्म्स जो 2 का मल्टीपल हो या 2 से अगर डिवाइड किया तो उसका वैल्यू क्या हो, 0 हो जाए। तो ये 2 है, 4 है और 6 है, अपना 3 ये टर्म्स है जो कि इवन है, यानी आपका जो आने की चांसेस है इवन का वो आपका 3 है टोटल, ठीक है, और आपके टोटल आउटकम्स कितने हैं डाइस में, तो 1 2 3 4 5 6 आते हैं। तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन अगर निकाला जाए तो इसमें x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी फेवरेबल आउटकम्स यानी 3/6। अब जब इसको डिवाइड कीजिए तो 1/2, जब इसको भी कीजिएगा तो 0.5 आएंगे। ओके, तो ये आपका अगर बोल दे आपको कि ऑड आने के चांसेस क्या है, ऑड, तो इसमें अगर प्रोबेबिलिटी में यहाँ पर देखा जाए ऑड नंबर क्या होता है कि ऐसा टर्म्स, ऐसा नंबर जो कि 2 का मल्टीपल नहीं हो और वो 2 से अगर डिवाइड किया जाए तो उसका 0 वैल्यू नहीं है। तो जैसे कि 1 आपका है, 3 है और 5 है, ठीक है, ये वाले टर्म्स ऑड है। तो ऑड के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर ऑड इक्वल टू अगर 3 लिखे, अगर इसका प्रोबेबिलिटी क्या ले यानी ऑड के लिए, तो या इसका क्या होगा 3/6 यानी 1/2 यानी 0.5। ये आपका मतलब इस तरह अगर कोई भी ऑड इवन के लिए पूछेगा तो आंसर आपके हो जाएंगे। तो ये बेसिक आपका प्रोबेबिलिटी का फंडा है, ठीक है, कि इसमें आपको मेजरली आपको क्या याद करना है कि इसका रेंज जो होता है 0 से 1 के मैक्सिमम इसका 1 होता है और लोएस्ट आपका 0 हो सकता है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला जो होता है आपका वो आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ आउटकम्स आने के चांसेस कितने हैं और टोटल कितने चांस उसके बन रहे हैं, मतलब उसके टोटल नंबर कितने, जैसे कॉइन के केस में 2 है अगर एक कॉइन को कर रहे हैं, डाइस के केस में 6 है, अगर 2 अगर डाइस करे तो हम लोग जनरल फॉर्मूला बात किए कि यहाँ पर 6 अगर n अगर बात किए n के पावर n हो जाएगा सिंपल में, अगर जनरल में तो 6 के पावर क्या हो जाएगा आपका, एक 2 डाइस कर रहे हैं तो 2। ओके, तो यहाँ पर 6 के पावर 6 यानी 36, 2 डाइस को करेंगे तो यहाँ पर 36 आ जाएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 कॉइन्स को कर रहे थे 2 के पावर 2 यानी 4 आ रहे हैं, तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। अब रैंडम वेरिएबल देखिए क्या होता है, इसको जनरली आपको x के द्वारा डिनोट किया जाता है। इसका अगर यही डिफिनेशन आपका इट इज ए रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइन एज ए सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब s, ठीक है, सैंपल स्पेस अगर गिवन हो तो आपका रैंडम वेरिएबल जो है x से डिनोट करते हैं। इसमें बोल रहा है कि 0 1 2 यानी नंबर ऑफ टेल्स की संख्या क्या है 0 1 2, यानी यहाँ पर आपको सिंपल में कोई भी अगर टेल्स को या हेड को रिप्रेजेंट किया जाए या डाइस के कोई भी सीक्वेंस को अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो वो हम लोग क्या होता है रैंडम वेरिएबल होता है, ठीक है। तो आपको अगर डिफिनीशन लिखना है कि रैंडम वेरिएबल का, तो रैंडम वेरिएबल क्या लिख सकते हैं कि रैंडम वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के नंबर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में हम लोग बात किए कि जो कंटेन करता है जितने प्रोबेबिलिटी के, ठीक है, जैसे यहाँ पर कितने 2 कॉइन के लिए कर रहे थे 2 और 2 4 आपका आएंगे, 2 मतलब 2 कॉइन है 2 और 2 को 2 टाइम्स कर रहे हैं तो 4 आएंगे, यानी हेड हेड आ सकते हैं, टेल टेल आ सकते हैं, टेल हेड आ सकते हैं और हेड टेल आ सकते हैं, यही 4 पॉसिबिलिटी है। ओके, तो ये सैंपल स्पेस के अंदर कंटेन करेंगे। इसमें रैंडम वेरिएबल, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जो कि आपको कहीं थ्योरी के रूप में पूछ दे कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं। मान चलिए अगर वेरिएबल काउंट वाली वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। यानी सिंपल अगर बात करें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कोई भी काउंट अगर हो सके नंबर, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर ले कि नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ दे, ठीक है, अब नंबर स्टूडेंट पूछ देते, इसमें अगर आपका 40 है तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट को एक एक करके गिनते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे करके गिनते हैं। इसका एग्जांपल हो सकता है कि नंबर ऑफ कार्स
यानी कार की संख्या कितनी होगी तो उसको भी 1 2 3 ऐसे करके काउंट करते हैं। तो कॉइन्स के केस में क्या आ सकता है, तो 0 1 1 2 ओके ऐसे। फिर उसके बाद आपको डाइस के केस में क्या आ सकते थे, डाइस के केस में भी आपको ये काउंट कर हो तो क्या होगा, इसमें भी आपको डाइस के केस में 1 2 3 4 ऐसे जो काउंट करने वाली संख्या होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेंडम वेरिएबल बोलते हैं। इसके जस्ट अपोजिट क्या होती है हम लोग का, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होते हैं। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मींस अगर रैंडम वेरिएबल अगर मेजर यानी मापने वाली वैल्यूज लेते हैं, ठीक है, या उसका एक रेंज डिफाइन होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि एज का अगर दे दिया जाए आपको बनाने के लिए, तो एज मान के 25 है, ये मापने वाली है, गिनने वाली की तो है नहीं, ईयर्स का है तो ओके। फिर उसके बाद इसमें हाइट आ सकते हैं, एच इक्वल टू आपका 120.8 सेंटीमीटर हो सकता है, ये ऑलमोस्ट आपका डेसिमल में भी रहता है। या आपको टेम्परेचर आ सकते हैं, टेम्परेचर मीन्स आपका 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये सभी कंटिन्यूअस वेरिएबल के अंदर हम लोग सोल्व करते हैं। या आपको साइन के फंक्शन आ सकते हैं, साइन एक्स इक्वल टू 0 to 1 इसका रेंज, या 0 to पाई, ऐसे करके आपका डिफिनेशन होता है। तो यही हम लोग रेंडम वेरिएबल में बात किए। दूसरा आपका रेंडम वेरिएबल में क्या होता है, कंटिन्यूअस रेंडम वेरिएबल, इसका भी बात कर लिए हम लोग, जिसमें क्या होता है एक्स इक्वल टू रेंज होता है, और रेंज को हम लोग क्या कहते हैं, साइन का रेंज क्या होता है 0 से 1 हम लोग डोमेन में ले लेते हैं, तो डोमेन का दिखा दिए ओके। अब नेक्स्ट आपका बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जो कि इसमें आपको रैंडम वेरिएबल जो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल उसका यूज करते हैं, यानी गिने जाने वाली जो संख्या होती है, यानी जिसको गिन सकते हैं हम लोग, काउंट कर सकते हैं, उसमें हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किससे सोल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से सोल्व करते हैं। तो यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आपको बोलता है लेट एक्स आपका रैंडम वेरिएबल होता है, ठीक है, बी ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ओके, देन पीएमएफ मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं इजिली में कि प्रोबेबिलिटी अगर इसका बनाया जाए तो एक्स इक्वल टू एक्स, इस टाइप से भी आपको दिखाया जाता है ओके। तो इसमें जनरली जो एक्स का वैल्यू है आपका, वो दिखाता है कि इसमें कितने एक्स की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ओके। इसका अगर एग्जांपल अगर इजी वाले ले यहाँ पर, कि अगर सैंपल स्पेस में आपका कंटेन है एक हेड, दूसरा टेल हेड, और तीसरा हेड टेल, और चौथा क्या है टेल और टेल ओके। इसमें अगर बोला जाए कि आउटकम का एक बनाया जाए सीरीज आउटकम, और दूसरा आपका क्या होगा वेरिएबल रैंडम वेरिएबल, और तीसरा प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट कर रहे हैं। अब इसमें कितना है 0 1 2 3 4 ओके। अब 0 1 2 3 4 यहाँ पर रैंडम वेरिएबल में होगा 1 2 3 4, इसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं रैंडम वेरिएबल के द्वारा डिनोट करते हैं। अब इसमें आउटकम क्या है, तो पहला है हेड, फिर दूसरा है टेल हेड, तीसरा है हेड टेल, और चौथा क्या है टेल और टेल। अब इसमें प्रोबेबिलिटी अगर निकाला जाए, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अगर बोल दिया कि जीरो फंक्शन पर अगर निकाला जाए तो इसका क्या होगा प्रोबेबिलिटी हेड की, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक बार आया है आपका हेड वाला फंक्शन तो 1/4 ओके। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट देखा जाए कि टेल हेड, तो टेल हेड में आपको हेड भी एक टाइम्स और टेल भी, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4। फिर आपको देखिए हेड टेल ये भी कितना एक ही टाइम्स आया है, तो हेड टेल मतलब एक ही हुआ, ये हेड टेल अगर दूसरा रहता यहाँ पर भी रहता तब 1 और 1 2 गिनते, तो यहाँ भी क्या होगा 1/4, क्योंकि टोटल आपका आउटकम से n इक्वल टू 4 है, और आने वाले चांसेस क्या है, हेड एक ही बार आया है, टेल हेड एक ही बार आएगा, और हेड टेल एक ही बार आएगा, और टेल टेल भी 1/4 ही होंगे। तो ऐसे करके आपको जो भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में जो सोल्व करता है क्वेश्चन, इस टाइप करके आपको पीएम मतलब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं पहले, उसके बाद पीएमएस हम लोग निकालते हैं। पीएमएस को हम लोग पीएमएस के जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन उसको समझ लेते हैं। अब देखिए पीएमएस में जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होते हैं आपके, वो आपका बताता है कि एक्स की वैल्यू एक है या उससे छोटी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। यानी सिंपल बोला जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन जो डीएस है वो बताता है कि जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो अपना पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, जो पीएमएस है, ये पीएमएफ मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, तो इसमें आपके एक्स की वैल्यू 1 है या उससे छोटी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी सीडीएस मतलब आपका कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन,
यानी यहाँ पर हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको डिनोट करते हैं एक्स जो है लेस देन इक्वल टू होना चाहिए एक्स, यानी एक्स का जो यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है वो क्या होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए, छोटा है या बराबर है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल समझा जाए तो इसका प्रोबेबिलिटी, पीएमएफ मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ओके, इसमें आपका इसका प्रॉपर्टीज पूछता है कि सबसे पहला इसका प्रॉपर्टीज आता है जो हम लोग अभी जान चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी कभी भी क्या होता है, नेगेटिव आपका नहीं होता है। एग्जांपल के लिए प्रोबेबिलिटी जब भी आएगा आपका 0.02, 0.4, 0.6, ठीक है, 1 से ज्यादा भी नहीं आ सकता है। ओके, 0 से यहाँ पर देख रहे हैं ना, और इसमें क्या है कि नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर -0.6 है, -0.8 है तो ये सभी अलाउ नहीं करते। पहला प्रॉपर्टी यही बोलता है कि पी एक्स एक्स टाइम्स टू एक्स है जो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर समझ गए, यानी पॉजिटिव सिर्फ फंक्शन को अलाउ कर रहा है प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट आपका प्रोबेबिलिटी होती है कि जो सेकेंड इसका प्रॉपर्टीज है वो बोलता है कि समेशन ऑफ जो प्रोबेबिलिटी है वो एक्स इक्वल टू मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, अभी जो मैंने बताया। ठीक है, यानी सभी प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा क्या होता है, 1 होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर लिख लिया जाए कि अगर कोई भी रेंडम अगर हम लोग ले रहे प्रोबेबिलिटी, एक आया 1/4, फिर उसके बाद एक आया आपका प्रोबेबिलिटी 1/2, एक आया 1/4, अगर 3 के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, इसको अगर ऐड कीजिएगा तो 4 इसका एलसीएम, और 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 + 2 + 1, इसको जब कीजिए तो 4/4 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम क्या आया, 1 आया। तो सिंपल अगर दो आपको कभी पीएमएफ में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पूछा जाए तो इसमें आपका दो प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और इसका क्या होना चाहिए दूसरा कॉन्सेप्ट कि जो प्रोबेबिलिटी है उसका मैक्सिमम वैल्यू जो समेशन का है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलता है। सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या पीआईक्यू बेस्ड है। इसमें क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि 3 कॉइन्स, यहाँ पर 3 आर टॉसेड, यानी टॉस किया साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ आपका उछाला गया 3 कॉइन को, सिलेक्टिंग रैंडम वेरिएबल्स एक्स, जो कि ये गिवन है 0, 1, 2, 3। ओके, इज नंबर्स, ये सभी नंबर है ऑफ टेल्स, यानी ये क्या है, टेल्स। कैलकुलेट पीएमएफ, यानी इसका क्या कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को कैलकुलेट करना है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जो कॉइन से अपना सिंपल स्पेस को हम लोग को लिखना है। ठीक है, यानी 3 किया गया, टॉस किया गया, तो टोटल आउटकम्स क्या होता है हम लोग का, तो यहाँ पर 3 कॉइन्स है तो यानी 2 के पावर हम लोग क्या हो जाएगा 3। ओके, टोटल हम लोग कॉइन में कितना फेज होते हैं, एक टेल होता है एक हेड होता है, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर बने तो 2 के पावर अब कितने कॉइन्स है, तो ऐसे करके हम लोग 3 कॉइन्स है तो 2 के पावर 3, यानी टोटल हम लोग का आउटकम्स कितने 8। यानी यहाँ पर हम लोग डिनोट कर सकते हैं एस इक्वल टू, पहले आपका आ सकता है हेड हेड हेड। ओके, दूसरा आ सकता है आपका हेड हेड टेल, तीसरा आ सकता है आपका हेड टेल और फिर हेड, फिर फोर्थ टेल हेड हेड, फिर फिफ्थ आपका हेड टेल टेल, और 6 आपका टेल हेड टेल, फिर 7th आपका टेल टेल हेड, और लास्ट आपका होगा टेल टेल और टेल। मतलब आपको टेल और हेड एक टाइम्स, और ये सभी टर्म्स है जो टोटल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आए, यानी यहाँ पर अपना वैल्यू लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग सैंपल स्पेस लिख लिए, तो अब स्टेप 2 क्या होगा, जो भी हम लोग का नंबर ऑफ टेल्स गिवन है, यानी रैंडम वेरिएबल एक्स इक्वल टू कितना है 0, 1, 2 और 3, ये अपना क्या है, तो रैंडम वेरिएबल है, तो रैंडम वेरिएबल। ओके, ये कैपिटल एक्स है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपको कि अब प्रोबेबिलिटी हम लोग का मास फंक्शन है उसका इक्वेशन करने के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो प्रोबेबिलिटी है, और आपका किसको हम लोग तो एक्स टाइम्स टू एक्स पर निकाल रहे हैं आपका रैंडम वेरिएबल का वैल्यू। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू पहले 0 पुट करेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम लोग मास फंक्शन के लिए एक्स टाइम्स टू पहले 0 के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि देखना है कि x इक्वल टू 0, यानी x क्या है, टेल की संख्या है, रैंडम वेरिएबल ये क्या है, टेल्स है,
तो टेल्स इसमें सबसे पहला जो अपना जो टोटल इवेंट 8 है, तो इसमें देखिए कहाँ पर आपका टेलों की संख्या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हेड 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 है, बट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ सभी में हम लोग का टेल है, बट यहाँ पर फर्स्ट वाला टर्म में टेल की संख्या नहीं है। तो यहाँ पर जीरो इवेंट पर यानी एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या है, कोई टेल नहीं है, तो जीरो है टेल है। तो यहाँ पर क्या है आपका 1 आपका हेड आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स क्या है अपना 1 है, वहां पर कोई भी आउटकम्स नहीं है, आपका हेड एक टाइम्स आया है, ठीक है, टेल्स नहीं है बट क्या है हेड आपका है, और टोटल आपका कितना आउटकम्स है, तो 8। तो पहला आपका एक्स इक्वल टू 0 पर क्या मिला 1/8। सिंपल। उसी तरह चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 पर हम लोग को निकालेंगे तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 पर क्या टेल की संख्या हम लोग ढूंढ रहे थे, टेल हम लोग का एक टाइम्स कहाँ कहाँ हम लोग का 1 आया है। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका है टेल एक, यहाँ पर आया है 1, यहाँ भी आया है 2, और यहाँ पर भी आया है 3, और यहाँ पर देखिए 2 टेल्स है, तो इसको तो काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग को एक टेल देखना है, कितना, तो एक्स इक्वल टू 1 पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेल है, यहाँ भी एक टेल्स है, यहाँ भी एक टेल्स है, इसमें 2 है तो ये तो काउंट नहीं करेंगे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ 3 है। तो हम लोग को एक्स इक्वल टू 2 पर कितना मिला 1, 2 और 3, तीनों को ऐड कर देंगे। आपका यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 3, और आने वाले कितने टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो 8 है। तो ये आपका एक्स इक्वल टू 1 पर अपना टेलों की संख्या कितनी है 3/8। नेक्स्ट आपका कितना एक्स इक्वल टू रेंडम वेरिएबल में 2 के लिए निकालना है। यहाँ पर आपको रेंडम जो वेरिएबल टेल्स 2 कहाँ पर 2 टाइम्स टेल्स कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग टेल जहां जहां 2 टाइम्स आया उसको हम लोग काउंट कर देते। सबसे पहले हम लोग टेल्स यहाँ पर 1, यहाँ एक टेल्स, यहाँ एक टेल्स, यानी 2 यहाँ भी आए हैं, यानी एक इसको एक ही काउंट करेंगे दोनों को मिला के, यानी कि 2 1, यहाँ भी 1, और ये टेल्स 2 टाइम्स यहाँ आए तो ये भी 1, यहाँ पर 3 टाइम्स आए तो इसको काउंट हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 + 1 + 1 की जगह तो ये कितना हो जाएगा 3। यहाँ 2 टेल है तो इसको एक ही, ये टेल्स कितने 2 टेल्स कितने टाइम्स आए तो एक टाइम्स, तो एक यहाँ भी 2 टेल्स कितने टाइम्स आए तो एक टाइम्स, यहाँ भी 2 टेल्स कितने टाइम्स तो एक टाइम्स, तो तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी P इक्वल टू एक्स टाइम्स 2 आपका 2 पर टोटल कितने मिले 3/8। ओके, जैसे आपका मिल गया, अब चूंकि P ऑफ x टाइम्स 2 कितने पे 3 पर आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 3 पर, यहाँ पर देखिए 3 वाले टेल्स की संख्या कहाँ पर आए हैं, तो यहाँ तो हेड हेड है, यहाँ एक टाइम्स है, यहाँ भी एक टाइम्स, यहाँ भी एक टाइम्स, ये सभी आपका टांक, ये भी एक टाइम्स है, तो ये खत्म हो गए, ठीक है। अब ये टर्म्स है जहां पर 3 टेल्स आए थे, यानी इसकी संख्या कितनी है 1 है, तो यहाँ पर आपका फेवरेबल जो आउटकम्स है 1 है, और टोटल आउटकम्स कितने होंगे 8 ही होंगे, यानी ये। अब ये सभी जितने वैल्यू हो गए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक टेबल बनाना है। ओके, अब टेबल में क्या है, सबसे पहले हम लोग का x टाइम्स 2 x पर रेंडम वेरिएबल का देखना है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x के लिए हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर 0 इवेंट के लिए क्या आया है आपका, तो 1 टेलों की संख्या कितनी थी 8। फिर यहाँ पर जो एक टेल्स कितने टाइम्स आए हैं, तो यहाँ पर आपके आए थे 3 टाइम्स आए थे, तो 3/8। फिर 2 टेल कितने टाइम्स पे आए थे, तो आपके मिले 3/8, 2 टेल्स भी 3 टाइम्स, और लास्ट में 3 टेल्स जो है टेल की संख्या कितनी थी, तो 3 वाले, तो यहाँ पर मिल जाएंगे 1 टेल्स 1/8, यानी 3 टेल्स जो है 1/8 टाइम्स आए थे, तो ये हम लोग लिख दिए। अब मान चलिए आपको आंसर चेक करना है कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं, तो CDF होता है जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, CDF के लिए उसका वैल्यू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए मैक्सिमम, जो हम लोग प्रोबेबिलिटी मास के जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यानी 1/8 + 3/8 + 3/8 प्लस यहाँ पर 1/8, टोटल को अगर सम कीजिएगा तो यहाँ पर इसका LCM 8, और यहाँ पर 1 + 3 + 3 + 1, तो यहाँ पर 8/8 इक्वल टू क्या होगा 1, यानी आपका जो मैक्सिमम आपका जो प्रोबेबिलिटी होता है उसका 1 वैल्यू आ रहा है, यानी ये आपका आंसर क्या हो गया, सही हो गया। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आपको एक टेबल के फॉर्म में अब डेटा दे दिया है आपका x इक्वल टू x पर, ठीक है, वहां पे निकाल रहे थे, अब दे दिया है, और प्रोबेबिलिटी अब x दे दिया 0 इवेंट पे, ये आपका अब बोला एबव द टेबल फॉलो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, यानी PMF फाइंड करना है। सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k का इसमें वैल्यू जो आपका मिसिंग है उसको निकालना है। एंड दूसरा कंडीशन है जब p जो है x लेस देन इक्वल टू 2 है, यानी x से जब छोटा है हम लोग का, यानी 0 1 इक्वल टू भी है, तो इक्वल, यानी यहाँ तक का हम लोग का वैल्यू फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है।
तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला हम लोग का स्टेप क्या होगा, जो गिवन डेटा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन आपका जो कंडीशन है रेंज वाली वो क्या है, आपकी पी ऑफ एक्स जो है इक्वल टू 1 होना चाहिए, समेशन ऑफ इन्फिनिटी से कितना आई, अगर पी ऑफ एक्स इक्वल टू आई कर रहे हैं तो आई इक्वल टू 1 से। ओके, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या होगा हम लोग का कि हम लोग के का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो के का वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, पीएमएफ का जो प्रॉपर्टी है यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की प्रॉपर्टी ये हम लोग का होती है, तो इसको हम लोग यूज करते हैं। अभी पी ऑफ एक्स ऑफ आई समेशन करते हैं, यानी सभी का सम, जितने भी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो सबसे पहला अपना पी ऑफ जीरो का वैल्यू कितना है, 0। ये सभी वैल्यू को 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2, पी ऑफ 3 सभी का लिख रहे हैं। तो यहाँ पर पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 और प्लस पी ऑफ 3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ इस कंडीशन प्रॉपर्टी के अनुसार, यानी कौन सा, तो पीएमएस प्रॉपर्टीज है। ओके, पीएमएफ, तो ये टोटल कितना होना चाहिए, सम इसका 1 होना चाहिए। यानी पी ऑफ 0 का वैल्यू जो है अपना गिवन है टेबल में, तो वो है आपका 0 है, ये 1/3 है, 1/2 है और k है। तो सभी वैल्यू पुट करते हैं। तो सभी वैल्यू में सबसे पहले अपना 0 प्लस 1/3 है और प्लस 1/2 है और प्लस k इक्वल टू क्या है, 1। ओके, जब इन सभी का अगर सम कीजिएगा स्टेप 2 में, तो इसका देखिए ये हो जाएगा आपको k इक्वल टू, ऐसे कर दीजिए 1 माइनस सभी को अपोजिट साइड भेज दीजिए, ये जीरो टर्म्स तो नेगलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर -1/3 -1/2 और फिर उसके बाद k का वैल्यू जब कैलकुलेट कीजिएगा 6 माइनस 5/6, यानी k इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/6। ओके, तो ये आपका k का वैल्यू मिल गया। जैसे आपको k का वैल्यू मिल गया, तो अब हम लोग का दूसरा कंडीशन क्वेश्चन में गिवन था कि हम लोग को p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 जब होगा, यानी इसमें वैल्यू ये जब लेस देन अगर 2 है, यहाँ से जितने भी 1, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, सबको हम लोग को क्या करना है, इसका फाइंड करना है। ठीक है, और ये हम लोग का ग्रेटर देन है तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए अगर प्रोबेबिलिटी निकाले तो इसका मतलब है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू किस पर, 2 पर निकाल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 0 पर जब आप कीजिएगा तो p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, इसका प्रोबेबिलिटी इक्वल टू p ऑफ 0 करेंगे प्लस p ऑफ 1 और p ऑफ 2। अब सभी का वैल्यू जो p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2, इन सभी का 0, 1/3, 1/2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पुट कीजिएगा आप जब, तो यहाँ पर सबसे पहले 0 प्लस 1/3 प्लस 1/2, इसको अगर आप पुट करके इसका एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ पर मिलेगा आपको 6 और यहाँ पर हो जाएंगे आपको 2 प्लस 3 यानी 5/6। अब 5/6 जैसे मिले, ठीक है, ये आपका जो है p ऑफ x लेस देन इक्वल 2 है, तो यहाँ पर हम लोग को किसका निकालना है, हम लोग को 2 पर निकालना है। तो यहाँ पर वैल्यू आपको जो p ऑफ, आपको फाइनल यहाँ पर आंसर ये लिखना होगा p ऑफ x इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2 पर आपका वैल्यू मिला है 5। ओके, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब इसका रीजन मैं बता रहा हूँ, 6 जो है आपका टोटल आउटकम्स होंगे, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, जो भी अपना इवेंट है यहाँ पर, ये 0 से लेकर 6 तक, मतलब कोई भी हो रहा है तो वो 6 इवेंट तक हो रहा है, तो इसमें जो काउंट हम लोग करते हैं वो 5 को काटते हैं। जब भी इस टाइप का दे तो ऊपर वाला फंक्शन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह करके पीएमएफ का जो भी क्वेश्चन आएगा आपको सोल्व कर लेना है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं पीडीएफ। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, ये एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है, जैसे कि हाइट हो गया, आपका रेंज हो गया, साइन कोस हो गया, ये हो गया। ठीक है, अगर हमने ए से बी के बीच के प्रोबेबिलिटी निकालना हो, ठीक है, यानी रेंज जो है अपना इंटरवल ए से बी के बीच का आपका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इसका एफ ऑफ एक्स जो आएगा आपका, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक, तो ए टू बी तक हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, यानी सिंपल अगर बोला जाए कि अगर पी ए आपका लेस देन इक्वल टू आपका एक्स और लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, आपका बी। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, इसका इंटीग्रेट करेंगे ए टू बी, यानी रेंज ए लोअर लिमिट और अपर लिमिट और फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, जिसमें
आपको जनरली एग्जांपल के थ्रू अगर समझे इसका, तो एग्जांपल आपका अगर रेंज अगर डिफाइन है 2 से अगर 4 तक, तो इसका अगर इंटीग्रेशन अगर करना हो और कोई फंक्शन x हो, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 से 4 और x इंटू डी एक्स ऐसे करके करेंगे, ठीक है। तो ये वाला हो गए आपके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब इसमें आपके दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज ये होता है कि एफ ऑफ एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, प्रॉपर्टीज है। ओके, तो प्रॉपर्टीज में एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी है इसमें कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा इसमें प्रोबेबिलिटी होता है कि जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 1, इसका सिंपल अगर मतलब समझे, पूरे जो कर्व होगा जितने भी हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालेंगे, इसका टोटल प्रोबेबिलिटी टोटल एरिया जो होगा हम लोग निकालेंगे जब हाइट का जो भी या मेजर करेंगे मापेंगे, जैसे कि अगर कोई भी जमीन का टुकड़ा को नापते हैं उसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो उसके एरिया टोटल कितने सम के बराबर होगा, तो 1 के सम के बराबर होंगे, ठीक है। तो यही टोटल प्रोबेबिलिटी होता है। याद आपको मतलब सिंपल याद रखने वाली क्या बात है कि जो आपका ये क्या होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। प्रोबेबिलिटी में क्या, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग कहां से कहां तक, तो 8 से b तक एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को, इसका रेंज a टू b होता है, सिंपल इतना। आपका इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि अ रैंडम वेरिएबल x हैज फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यानी पीएमएफ आपका पीडीएफ दे दिया है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड पी ए ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, जब p जो आपका जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे x लेस देन इक्वल टू 2 है, उसके लिए आपको जो फंक्शन ऑफ x जो है ये वाला वो दिया है kx है। पहला आपका जो इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग 0 से 1 के लिए करेंगे, ठीक है, और दूसरा जो k के लिए करेंगे वो 1 से 2 तक जाएगा। फिर तीसरा आपका कहाँ जाएगा, माइनस के एक्स प्लस 3 वाला जो फंक्शन है वो 2 से 3 तक जाएगा, और फोर्थ इसी तरह अदरवाइज दिया यानी जीरो वाला करेंगे तो हम लोग सभी जीरो हो जाएंगे। ये पहले हम लोग जो फंक्शन है माइनस इन्फिनिटी से जीरो करेंगे, ठीक है। अब जीरो से हम लोग क्या करेंगे 1 करेंगे, फिर 1 से हम लोग क्या करेंगे 2, फिर 2 से हम लोग क्या करेंगे 3, और फिर हम लोग नेक्स्ट वाला 3 से हम लोग का क्या होगा इन्फिनिटी, जो कि हम लोग का ये वाला टर्म्स होगा। ओके, तो ये वाला टर्म्स हम लोग का गिवन नहीं है, तो ये तो ऑलरेडी हम लोग का जीरो हो जाएगा। ये वाला टर्म्स हम लोग का जीरो ऑलरेडी है, तो ये भी हम लोग का जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे डिनोट करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इन माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स होता है। ओके, हम लोग अभी देखें, हम लोग जो अपना प्रॉपर्टीज होता है ये वाले वो ए टू बी होता है, तो ए टू बी मतलब माइनस इन्फिनिटी से दूसरा इन्फिनिटी तक, और इसका वैल्यू कितना होता है इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इक्वल टू 1, सम ऑफ द प्रॉपर्टी इक्वल टू 1 हम लोग लिख दिए। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये जो प्रॉपर्टीज है अपना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का है कि जितना भी अपना फंक्शन होगा टोटल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक उसका एरिया कैलकुलेट होगा, और उसका सम कितना होगा, सम इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो ये सेकेंड आपका प्रॉपर्टी के अनुसार हम लोग इसको हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे सभी के लिए। तो सबसे पहला आपका वैल्यू जो होगा इसमें गिवन है 0 से 1, ठीक है। तो 0 से 1 है, लेकिन हम लोग कहाँ से जीरो लाने के लिए पहले इन्फिनिटी से 0 जाएंगे, तब 0 से 1 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होगा माइनस इन्फिनिटी से 0, और इसके लिए फंक्शन क्या करें 0 इंटू डी एक्स, कोई फंक्शन नहीं है, फिर प्लस करेंगे, फिर सेकेंड फंक्शन क्या होगा 0 से अब हम लोग 1 करेंगे, और जो इसका फंक्शन क्या है आपका एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू है के एक्स। तो के अपना कांस्टेंट टर्म है, तो उसको हम लोग बाहर कर देते हैं, एक्स वाला वैल्यू एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, फिर प्लस 1 से अपना अपर जो 1 से 2 जाएगा, तो 1 से 2 मतलब के वाला फंक्शन करेंगे, यानी के आपका कांस्टेंट है, यानी यहाँ कुछ नहीं है तो dx। ओके, 1 से 2, फिर आपका थर्ड वाला फोर्थ वाला आपका टर्म हो जाएगा 2 से 3। ओके, आपका रेंज गिवन है 2 से 3। ओके, और इसका है माइनस के एक्स प्लस 3 के, तो इसको हम लोग इस वाले टर्म्स को हम लोग ऐसे लिख देते हैं माइनस के एक्स और प्लस 3 के अलग अलग लिख लेते हैं, फिर इसको दोनों को अलग अलग सेपरेट इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके, रेंज आपका क्या रहेगा सेम ही रहेगा 2 से 3। तो पहले हम लोग माइनस के लिए करें, तो यहाँ पर माइनस के और आपका एक्स है तो एक्स वाला फंक्शन तो एक्स। ओके, फिर नेक्स्ट आपका होगा डी एक्स
और फिर प्लस इसमें करेंगे, प्लस 3k है तो यहाँ पे 3 और k और प्लस आपका 3 और k दोनों कांस्टेंट टर्म्स है। इसका इंटीग्रेट 2 से 3 तक जाएगा और क्या होगा आपका dx, कोई फंक्शन नहीं है, x वाला वेरिएबल नहीं है, तो ये टर्म्स ये वाला जब इतने हम लोग पुट कर दिए सभी वैल्यू को जो गिवन था, तो इसका हम लोग करेंगे तो ये ऑलरेडी 2 से 3 और लास्ट आपका जो एक और टर्म बच गया, कहाँ तक हम लोग जाना है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाना है। तो आपको यहाँ पर 3 है, तब 3 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसका वैल्यू है 0 इंटू डी एक्स। सभी वैल्यू हम लोग माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक डाल दिए। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर जीरो वाला टर्म्स ये नेगलेक्ट हो जाएगा, जीरो, ये वाला टर्म्स आपके जीरो हो जाएंगे, जीरो का इंटीग्रेशन। अब बचे जो आपका के है इंटू जीरो से 1 इंटू एक्स इंटू डी एक्स प्लस के है इंटू 1 से 2 इंटू डी एक्स और माइनस यहाँ पर के है, ओके, और यहाँ पर 2 से 3 और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस माइनस हुआ, ओके, और यहाँ पर x इंटू डी एक्स और यहाँ प्लस 3 के कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पर इंटीग्रेट होंगे 2 से 3 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन आपको सिंपल वाला करना है, कांस्टेंट वाला फंक्शन है तो कांस्टेंट बाहर, इसका जब x का इंटीग्रेट करेंगे क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका आपका लिमिट है 0 से 1 प्लस के वाला है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर 0 तो x प्लस 1 हो जाता है, यानी x यहाँ पे आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर 2 तक, फिर माइनस है के आपका कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन में x है तो यहाँ पर x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। इसका लिमिट होगा 2 से 3, फिर यहाँ पर प्लस में 3 और k है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका क्या होता है, x होता है ये 2 से 3, ठीक है। अब इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे हो रहा है, कि जो आपका जो भी यहाँ पर इंटीग्रेशन x के पावर अगर n हो इंटू डी एक्स हो, लिमिट a टू b होता है या लिमिट भी नहीं होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, n में हम लोग प्लस 1 हम लोग कर देते हैं, यानी x n प्लस 1, इसी वाले टर्म्स को n प्लस 1 को हम लोग नीचे डिवाइड कर देते हैं, n प्लस 1, तब हम लोग का ये वाला टर्म्स में जैसे कि यहाँ पर हम निकाल रहे हैं कि a टू b में x इंटू डी एक्स का, तो x का पावर 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x का इंटीग्रेट करेंगे तो x जो है अपना x वाला टर्म n, आपका n की जगह पे क्या है आपका 1 है तो 1 प्लस आपका क्या ऑलरेडी 1 होगा, ठीक है। जितना n का यहाँ पे वैल्यू n इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 है, x स्क्वायर अगर रहता था n का वैल्यू यहाँ पे 2 होता, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पे n प्लस n 1 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। सिमिलर यहाँ पर सेकेंड अगर टर्म्स इसका एक्स स्क्वायर का अगर रहता इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसमें क्या करते हैं एक्स 2 प्लस 1 करेंगे क्योंकि n की जगह पे 2 है, अपॉन 2 प्लस 1 करेंगे डिवाइड में और यहाँ पर x के पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। ये रफ था, यही वाला टर्म्स यूज करके हम लोग और लिख दिए हैं। तो यहाँ पर जब इसको अब इक्वेशन को आप सोल्व कीजिएगा तो इसमें आपको जनरली के है, अब लिमिट पुट करेंगे तो हम लोग सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन 2 माइनस अगर x के यहाँ पे 0 रखेंगे तो 2 अपॉन 0, 2 को 0 से डिवाइड किया जाता है यहाँ पे 0 पहला टर्म्स, फिर प्लस यहाँ पर k है इंटू एक्स, अपर लिमिट आपका 2 है तो 2 पुट किए तो 2 माइनस लोअर लिमिट 1 है तो यानी माइनस में 1, फिर यहाँ पर लिख देते हैं प्लस। अब थर्ड वाला टर्म्स जो है आपका माइनस के है तो माइनस के, अब x के जगह पे हम लोग को सिर्फ पुट करना है तो यहाँ पर 2 3 अपर लिमिट 3 है तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर होगा 9 और यहाँ पर क्या होगा बाई 2, ओके, और माइनस में होगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर कीजिए तो 4 अपॉन 2, ओके। नाउ लास्ट आपका टर्म है ये x वाला, तो x में 3 पुट कीजिएगा तो यहाँ पर प्लस 3 इंटू के और x में आप कीजिएगा 3 माइनस लोअर कीजिएगा तो माइनस करते a माइनस बी होता है, अपर माइनस लोअर, ठीक है, b माइनस ए होता है यानी अपर माइनस लोअर, तो ये वाला हम लोग यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर इंटीग्रेशन a टू b है यानी इसमें से इसको घटा देते हैं तो 3 माइनस 2 x के लिए है। अब इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा k बाई 2 और सेकेंड में आएगा आपका 2 माइनस 1 यानी k प्लस माइनस
k को आप कीजिएगा तो यहाँ पर इसको आप जब कीजिएगा तो यहाँ पर 2 4 हो जाएगा। ये 4 को 2 टाइम्स में काट देंगे, 9/2 माइनस 2 कीजिएगा तो 5/2 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर होगा आपका 3 - 2 यानी 3k। ओके, जब इसको आप क्या करना है, सब में आपको यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, यहाँ भी k है और ये k है, सबको क्या करते हैं k को हम लोग कॉमन ले लेते हैं k, और अंदर वाला टर्म्स क्या बचेंगे आपको, यहाँ पर 1/2 बचेगा, यहाँ पर क्या होगा आपका +1 बचेगा, k निकल गया तो माइनस यहाँ पर क्या बचेंगे 5/2, और यहाँ पर क्या बचेंगे +3 इक्वल टू हम लोग का क्या है, सब जगह पर 1 है, समेशन ऑफ इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो आपको 1 लिखते आना है। यहाँ भी आपका क्या होगा 1 होगा, और यहाँ भी क्या होगा आपका 1। ठीक है, अब इसको अब जब 1 के बराबर आप k का वैल्यू फाइंड करना है समेशन ए प्रॉपर्टीज 2 के अनुसार, तो इसको जब सोल्व कीजिएगा तो ये आपका आएगा 4/2। ठीक है, एलसीएम आपको आता है कैसे, तो 2 यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, और यहाँ पर जब 2 को कीजिए तो 1 + 2 - 5 + 6, तो इसमें देखिए 3 2 1 + 2 यानी 2 + 1 यानी 3, 3 + 6 यानी 9 यहाँ पर हो गया, 9 माइनस अगर 5 कीजिएगा अपॉन 2 कीजिएगा तो यहाँ पे होगा 4/2 यानी 2। ठीक है, 2/2 4, तो यहाँ 4/2 इक्वल टू 1, तो k को यहाँ पर 2 टाइम्स में कर दीजिए तो 2k इक्वल टू 1। ओके, और k इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/2। जैसे आपको k का वैल्यू मिल गया, अब सेकेंड स्टेप हम लोग क्या करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन था, अब सेकेंड हम लोग का क्या था फाइंड करना था कि p x लेस देन इक्वल टू 2 पर। ठीक है, जब x अपना लेस देन इक्वल टू 2 है तो उसका k का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। इसमें हम लोग जनरली जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है उसको जब हम लोग सोल्व किए थे, p जो है अब x लेस देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब इसमें हम लोग फंक्शन f ऑफ x जो है किस टाइम के लिए निकाल रहे हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से हम लोग का मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है 2 तक, और f ऑफ x इनटू क्या होगा dx होगा। ओके, इसमें इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, जो अपना वैल्यू आपका कंडीशन दे दिया है तो 2 तक आपका जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि जो आपका फंक्शन दिया है पहले माइनस इन्फिनिटी से हम लोग 0 जाएंगे, इसका वैल्यू है 0 इंटू dx, फिर प्लस यहाँ पर 0 से 1 जाएंगे, इसका वैल्यू है kx इंटू dx, फिर प्लस 1 से हम लोग 2 तक लास्ट आपका लिमिट आपका केस दिया है कंडीशन, तो यहाँ पर है 1k इंटू dx। ओके, जब ये इसको आप इंटीग्रेट कीजिए तो ये वाला टर्म्स तो आपका नेगलेक्ट हो जाएगा, 0 है, इसको कीजिएगा के कांस्टेंट टर्म में x का कीजिएगा इंटीग्रेशन, तो x² 2 लिमिट आपका है 0 से 1, और प्लस में के का कीजिए, के आपका कांस्टेंट है यहाँ पर 1 है तो 1 कीजिएगा तो क्या होगा x, और लिमिट है 1 से 2। अब क्या करेंगे हम लोग लिमिट करेंगे b माइनस ए को पुट x के जगह पर, तो k इंटू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1/2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 टर्म्स, प्लस k इंटू जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 1 तो 1। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पर होगा k/2 प्लस यहाँ पर कीजिएगा तो 2 - 1 यानी k। अब k का वैल्यू आपको जनरली पता है। ठीक है, तो k का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, k का वैल्यू क्या आया था हम लोग का 1/2, तो k हम लोग क्या करते हैं पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 k + 2k इक्वल टू ये वाले हो गए, तो यहाँ पर जब हम लोग निकाल रहे हैं वैल्यू तो 3k इक्वल टू 2, k का वैल्यू हम लोग को पता है तो यानी 3/2, k का वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पर आपका वैल्यू मिल जाएगा 3/4। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएंगे किसके लिए, तो जो बाउंड्री कंडीशन है p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए। तो अब हम लोग बात करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, एक मतलब बांटना, अलग अलग पार्ट में छोटे छोटे पार्ट में उसका डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इसमें आपको सीधे हम लोग डायरेक्ट फार्मूला का बात करते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले प्रोबेबिलिटी जो इसका होता है x इक्वल टू x टाइम्स टू x इक्वल टू यहाँ पर nc x और p और x के पावर p के पावर x इंटू क्यू n माइनस एक्स, ये आपका इसका बाइनोमियल डायरेक्ट फार्मूला जो होता है बाइनोमियल का,
डिस्ट्रीब्यूशन का यही होता है, ठीक है। यानी ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपका फॉर्मूला होता है। अब इसमें आपको पी और क्यू कैसे फाइंड करते हैं? जनरली आपको पी जो होता है हम लोग जानते हैं कॉइन के केस में अगर आ जाए कॉइन्स में तो उसमें हम लोग क्या होता है 50-50% होता है, 50% और 50% दो पार्ट में होता है, 50-50। यानी पी का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/2, 50 मतलब 50/100 यानी 1/2 और क्यू का भी वैल्यू क्या मिल जाएगा 1/2। केस तो एक ये मिल सकता है इन द केस ऑफ कॉइन्स, अगर सिक्का वाला केस हो तो उसमें हम लोग को ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है पहला। अब दूसरा आपका है कि अगर मान के परसेंटेज के रूप में देता है, बहुत सारा एक दो क्वेश्चन में परसेंटेज दिया था तो 20% इस तरह करके अगर बोले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूटेड या आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कोई फंक्शन लगा दे तो इसको हम लोग क्या करते हैं 20/100 कर देते हैं, यही हम लोग का पी का वैल्यू मिलता है यहीं से। और इसको जब कैलकुलेट किया था 0.2 हम लोग को मिलेगा पहला, ठीक है। अब यहाँ से p इक्वल टू हम लोग का मिल गया p इक्वल टू 0.2। जब p हम लोग का मिल गया तो हम लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट हम लोग जब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे वहां पर p प्लस q प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर p का वैल्यू पता है तो q इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस p और p का वैल्यू हम लोग को पुट कर देते हैं तो q इक्वल टू 1 माइनस 0.2 करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ 0.8 यानी p का वैल्यू हम लोग को 0.2 मिला था, q का वैल्यू क्या मिल गया 0.8। बात करते हैं कि n का वैल्यू हम लोग को कैसे मिलेगा। तो अब देखिए जनरली आपका जो n है आपको जो लास्ट वाला टर्म जैसे कि फाइंड करना हो, जैसे 5 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं, जैसे कि 5 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं तो वहां पे n इक्वल टू 5 हो जाएगा। दो डाइस को उछाल रहे हैं तो वहां पे n इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। या एक्शन के केस में यानी लास्ट टर्म जो आपका लास्ट कितने टाइम्स कर रहे हैं तो वो वाले हमारे क्या होते हैं एन का वैल्यू होता है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी में अगर पूछा जाए आपको कि हाउ मेनी नंबर्स मतलब कितने नंबर्स उसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ बल्ब्स या हाउ मेनी नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स टोटल आपका जब पूछा जाए तो उस केस में हम लोग का क्या आता है एन का सीक्वेंस आता है। एन जो हम लोग का इसमें गिवन रहता है कैपिटल एन इसको बोलते हैं, वो स्मॉल एन था तो ये कैपिटल एन रहता है। इसमें हम लोग जितना बल्ब होता है नंबर ऑफ बल्ब उसको कैलकुलेट करते हैं और जो अपना प्रोबेबिलिटी यहाँ से हम लोग निकालते हैं बाइनोमियल पोइजन से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पी वाला ये वाला वैल्यू इसको हम लोग क्या कहते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यानी एन को अगर हम निकाल रहे हैं हाउ मेनी बल्ब्स के केस में हाउ मेनी बल्ब्स अगर निकालना है तो इसमें क्या करेंगे एन का वैल्यू गिवन रहता है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी जो है आपका x टाइम्स टू x में तो ये हम लोग का टोटल बल्ब की संख्या मिल जाएगी कितना डिफेक्टिव है। ऐसे करके आपको बेसिक जो भी आपका फॉर्मूला होता है ये दो, एक ये वाला टर्म्स और एक आपका ये वाला टर्म्स, ये दो आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसमें जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें सिंपल आपको जो भी NC1 आएगा NC0 इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होते हैं जिसको बेसिक फार्मूला होता है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक फंक्शन में आपको आता है बाइनोमियल का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिक। तो कभी बाइनोमियल में अगर NC0 आए तो इसका वैल्यू क्या होता है 1, अगर NCn आए तो इसका भी वैल्यू क्या होता है 1। अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं कि ये आप क्या बोल रहे थे 5 अगर C0 अगर आ जाए तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1, अगर 4C0 आ जाए तो यहाँ पर क्या वैल्यू होगा आपका 1। अगर इसका एग्जांपल ले हम लोग तो इसमें कैसे आएगा 5C और कितने टाइम्स तो 5 टाइम्स तो इसका भी वैल्यू 1, 6C और 6 तो यहाँ भी वैल्यू क्या होगा आपका 1, अगर 7C7 हो गया इसका भी वैल्यू 1। ये आपका पहला आपका बेसिक ये वाला फॉर्मूला और ये वाला आपको याद होना चाहिए, ठीक है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। सेकेंड आपका होता है मतलब थर्ड आपका होता है कि NC1 का वैल्यू फिर कैसे मिलेगा। अब NC1 मतलब आपका जो भी आपका NC1 का मतलब हुआ कि जो भी वैल्यू आपका n वाला टर्म से वही आपका यहाँ पर आ जाता है, यानी यहाँ पर n लिख सकते हैं। अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कि 5C1 दे दिया जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा आपका 5 होगा, 7C1 अगर दे दिया जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा 7 होगा। तो ये NC1 का प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है बाइनोमियल का। अब नेक्स्ट आपका अगर मान चलिए NC2 निकालना हो तो इसमें क्या करते हैं n यहाँ पे लिखे हैं तो n तो ये सिमिलर रहेगा, इसमें से क्या करते हैं n-1 कर लेते हैं तो n-1 और फिर उसका जो यहाँ पर वाला टर्म रहेगा 2 निकालना है तो यहाँ पे 2 into 1
ठीक है, यानी 2 इंटू 1 कर देंगे तो जो भी वैल्यू मिलेगा वो हम लोग का क्या होगा, NC2 होगा। अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान चलिए 5C2 अगर पूछ दिया जाए तो इसका वैल्यू आपका मिल जाएगा 5 पहले n, अब माइनस इसमें से करेंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 है तो 2 इंटू 1 यानी 20/2 इक्वल टू 10। ठीक है, ये आपका हो गया। इसी तरह आप सिमिलर NC3 आपकी जगह तो आप क्या करना है, NC3 अगर निकालना हो तो n इंटू n माइनस 1 और फिर उसका क्या कर देंगे, इसमें से n माइनस जो आपका है 2 कर देंगे। तो नेक्स्ट आपका जो है इसमें क्या करना, 3 है तो 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो अगर 5C अगर 3 पूछ दे तो इसमें क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3। ओके, और 3 पार्ट में हम लोग को बांटना है, 3 इंटू 2 इंटू 1। और जब इसको कीजिएगा 20/60 इक्वल टू 10। ओके, और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 10C अगर 7 दे दिया जाए तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 10 है, माइनस क्या कर देंगे 7, तो यहाँ पर 3 मिल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 10C और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यानी इसको सिंपल क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। जब इसको कैलकुलेट कीजिए तो इजिली आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा ऐसे करके आपको जो भी आपका गिवन रहेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, NC1 NC2 NC3, और आपका जो 2 प्रॉपर्टी है 3 प्रॉपर्टी तो आपको ये कभी चेंज नहीं होगा। NC1 का वैल्यू n होगा, NCn का वैल्यू 1 होगा और NC0 का वैल्यू 1 होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। और इसमें आपको वो वाला बड़ा नंबर से आप कैलकुलेट करके छोटा नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट चलते जाएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपको पूछेगा कि एटलीस्ट, कोई भी क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, एटलीस्ट अगर मिल जाएगा, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा उसके बारे में बात करते हैं। अब एटलीस्ट वाला कंडीशन का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल में आपका n इक्वल टू 5 दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या कि p जो है आपका x लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, यानी 5 आपका एटलीस्ट वाला है। एटलीस्ट मतलब आपको क्या होगा कि वही आपका मतलब इतना, इससे ये हो जाए बट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग p ऑफ x इक्वल टू पहले 4 और इसमें प्लस ऐड कर देंगे हम लोग का, ये तो होना चाहिए ना क्योंकि इक्वल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, एटलीस्ट होना चाहिए, यानी p x इक्वल टू क्या होगा 5। ठीक है, बिफोर एक स्टेप पहले, ठीक है, एंडिंग पॉइंट से। तो ये आपका हो गया। अब मान चलिए और एग्जांपल देखिए, अगर n इक्वल टू अगर 6 दे दे तो इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे, तो जस्ट एक स्टेप पहले मतलब क्या हो जाएगा आपका p x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 5p, और यहाँ पर क्या हो जाएगा p x इक्वल टू एटलीस्ट के केस में 6। ओके, ये वाले। तो ऐसे करके एटलीस्ट वाला आपका क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। इस टाइप से आपको एक स्टेप पीछे बैक जाके आज का फाइंड करना होता है। अब सेकेंड आपका आता है केस सेकेंड, वो फर्स्ट था तो ये सेकेंड। पूछते हैं आपको एट मोस्ट, क्वेश्चन में ज्यादातर आप देखिए एट मोस्ट पूछेगा जब भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये भी मतलब ये हुआ कि जो जीरो से स्टार्ट होकर कहां तक इसको पहुंचना है, यानी जो नंबर गिवन है, यानी एंडिंग पॉइंट बोला जाए तो। अब मान चलिए यहाँ पी में कंडीशन आपका दे दिया कि एक्स जो है लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 2। ठीक है, अब लेस देन इक्वल टू 2 मतलब इसमें सिंपल आपको समझना है कि इन आपको सबसे पहले p लेस देन यानी 2 होना चाहिए, यानी p ऑफ 0 करेंगे हम लोग जो पढ़े थे pmf में, और फिर उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे p ऑफ x इक्वल टू 1, यहाँ पे x इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे p ऑफ x इक्वल टू 2, तो ये कंडीशन क्या होगा आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, एट मोस्ट वाला केस में ऐसे हम लोग को सोल्व करना है। फिर नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी जब आपका केस 3 में पूछता है ज्यादातर कि अगर आपको बोले मोर देन, तो ये इसी के अंदर में आता है। आपको मोर देन मतलब n इक्वल टू अगर 5 लिया जाए तो मोर देन में 5 से ज्यादा नंबर वाले लेंगे। ठीक है, यानी 5 से ज्यादा जितने भी नंबर होंगे 6 7 8 इस केस में आपको लिया जाता है। तो इसका सिंपल है आपका, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है केस 4। केस 4 में आपको पूछता है कि एग्जैक्टली, कोई भी क्वेश्चन में अगर एग्जैक्टली मेंशन रहे तो आपको क्या करना है कि इसमें देखना एग्जैक्टली के साथ आपको डिफेक्टिव फंक्शन ऐड रहेगा। तो डिफेक्टिव 2 डिफेक्टिव 3 डिफेक्टिव, ठीक है, 4 डिफेक्टिव, ऐसे करके आपका मेंशन रहेगा। इस केस में जो भी आपका p इक्वल टू x इक्वल टू अगर 3 हो तो इसमें क्या करेंगे डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे x जगह पे 3 पुट करेंगे, n इक्वल टू अगर 3 हो तो n के जगह पर क्या करेंगे
एक्स की जगह पे 3 पुट कर देंगे और डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकाल देंगे। इतने सारे प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं अपने केस 1, केस 2 और केस 3, यानी 4 आपका प्रॉपर्टीज है बाइनोमियल के, जो कि ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। ज्यादातर आपको आरजीबी में इस टाइप से पूछा जाता है कि एन अनबायस्ड, ठीक है, कॉइन इज टॉसेड 5 टाइम्स, यानी देखिए यहाँ 5 टाइम्स एंडिंग पॉइंट क्या है आपका, n इक्वल टू आपका क्या है 5, यहीं पे मिल गया n इक्वल टू 5 एंड आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब देखिए इसमें आपको पहचानने की वैल्यू नहीं दिया है कि प्रोबेबिलिटी मतलब कैसे ही क्या लेंगे, तो कहीं भी आपको देखिए कि n जो वैल्यू होगा वो मिनिमम रहेगा और जो आपका p जो आएगा आपका इसके करीब में आएगा, ऑलमोस्ट नजदीक ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉइन का केस है तो p का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है कि 1/2 होता है, यानी 0.5। तो इस केस को हम लोग लेंगे और इसमें क्वेश्चन आपको बोला है कि फाइंड गेटिंग कौन कौन सा 3 हेड्स, तीन हेड आने की और एटलीस्ट आपको 4 हेड। देखिए एटलीस्ट कंडीशन आ गया ना आपको। अगर इस केस में आपको 3 हेड्स बोल दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्टली वाला कंडीशन हम लोग x इक्वल टू क्या कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, ठीक है। कुछ अगर नहीं गिवन रहेगा तो अब इसका सॉल्यूशन का क्या अप्रोच होगा, n इक्वल टू 5 है, ओके, 5 कॉइन्स के लिए बात कर रहा है और इसमें p का वैल्यू कॉइन वाला केस है तो मैंने बताया था कॉइन्स के केस में जो भी सिक्का वाला आएगा तो इसमें p का वैल्यू 1/2 होता है या 0.5 और q का वैल्यू आपको ऑलवेज लेना है 1/2, ठीक है। p और q कभी भी आपको 1/2 लेना ही है कॉइन के केस में। सबसे पहला क्वेश्चन के लिए अगर सोल्व करें तो इसमें पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है x इक्वल टू x पर हम लोग को फाइंड करना होता है तो इसका होता है एन सी एक्स और यहाँ पर आपका p के पावर x इंटू क्यू के पावर n माइनस एक्स, ठीक है। p भी पता है हम लोग को, n भी पता है और q भी पता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है x इक्वल टू 3 पर, तो हम लोग को ये पहला क्वेश्चन था p इक्वल टू x इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 3। अब इसमें n का वैल्यू 5 है तो 5c और x के जगह पे क्या होगा आपका, जो ये वाला वैल्यू आपका गिवन है उसको हम लोग लिखेंगे यानी 3, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर p की जगह पे क्या लेंगे हम लोग 1/2 और x की जगह पे क्या होगा आपका 3, फिर q की जगह पे क्या लेंगे 1/2 और यहाँ पर n का आपका वैल्यू है 5 और इसमें x का वैल्यू क्या है 3, इसमें से माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद आपको 5c3 और यहाँ पर 1/2 का पावर क्या है होल क्यू इसका और 1/2 इंटू 5 में 3 जाएगा तो 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं वी नो डैट जो 5c3 गिवन है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 3 टाइम्स है तो 5 इंटू 4 इंटू आपका क्या होगा 3, ठीक है। यहाँ पर आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 हो गया तो यहाँ पर 3 है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, जब इसको कीजिएगा तो यहाँ पर होगा आपका 60/6 तो इसका वैल्यू मिलेगा 10, ठीक है। तो पहला आपका वैल्यू मिल गया 10, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पर 1/2 का होल कीजिएगा तो 1/8 और यहाँ पर कीजिएगा तो 1/4। अब कैलसी जब यूज कीजिएगा तो इसका वैल्यू p ऑफ x इक्वल टू 3 पर आपको मिलेगा 5/16 या इसी को अप्रोक्स में आप लिख सकते हैं, कैल्सी में आपका वैल्यू आएगा 0.3125। कोई भी आंसर लिखिए, दोनों आंसर सही है, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया। सेकेंड अब देखते हैं। सेकेंड बोल रहा है एटलीस्ट वाला कंडीशन, यानी एटलीस्ट मतलब क्या होना चाहिए कि जो एक स्टेप पीछे, यानी n इक्वल टू हम लोग का 5 है तो एक पीछे जाएंगे तो हम लोग क्या ले लेंगे p ऑफ 4 x इक्वल टू और इसमें प्लस ऐड कर देंगे क्या p इक्वल टू 5 x इक्वल टू, ठीक है। इन दोनों को लेके हम लोग को इसका जो एटलीस्ट वाला कंडीशन को हम लोग सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बी है, ये समझाने के लिए था। तो यहाँ पर आपका गिवन जो है n इक्वल टू तो 5 ही है और p का वैल्यू 1/2 है और q का भी वैल्यू इसमें क्या है 1/2 आपका। अब इसमें फॉर्मूला जो होता है p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, क्योंकि एक स्टेप पीछे 5 आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं p ऑफ x इक्वल टू 4 पर और प्लस p इक्वल टू x इक्वल टू क्या 5 पर, ठीक है, ये वाला। तो सबसे पहले इसको अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो p ऑफ x जो हम लोग x इक्वल टू x पर हम लोग कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है एन सी एक्स और p के पावर x इंटू क्यू के पावर n माइनस एक्स।
इस वाले फॉर्मूला का और पुट करते थे, n का वैल्यू हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इस कंडीशन में आपको 5 है n का, और c का वैल्यू क्या है, c आपका c 5c, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू हम लोग का 4 है। फिर उसके बाद p का वैल्यू तो सेम ही रहेगा 1/2, x का वैल्यू इसमें 4 है, और आपका वो q का वैल्यू 1/2 ही रहेगा, 4 माइनस 5 माइनस x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, तो 4। ओके, x का वैल्यू 4 है। अब जब इसको आप सोल्व कीजिएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, इसमें आप कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5c4 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3। ओके, अब 4 टाइम्स जाना है तो 2 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पर 1/2 का पावर 4 इंटू 1/2 का पावर 3, 1/2 का पावर 1। ओके, अब इसको और इजी लिख सकते हैं, अगर इतना आपको लिखने का मन नहीं है तो मैंने बताया था बड़ा नंबर जो है 5 और छोटा नंबर कौन है 4, तो 5 माइनस 4 कीजिए तो 1, ठीक है, तो या इसको हम लोग लिख सकते हैं 5c1, यानी 5c1 का वैल्यू और 5c4 का वैल्यू सेम ही होता है। तो यहाँ पर आपको मन है तो इसको आपको 5 इंटू 1 इक्वल टू 1 गुना 1 कर सकते हैं, तो यहाँ पर 5 वैल्यू आएगा। जब इसको कैलकुलेट कीजिए तो देखिए 4 से 4, 3 से 3 और 2 से 2 यहाँ कट जाएगा तो 5 बचेगा, यानी 5c1 और 5c4 का वैल्यू सेम होता है। तो इसको आप कैलकुलेट करके जब कैलसी से इसको बनाइएगा तो इसका वैल्यू आ रहा है आपका 3/16। ओके, तो ये अपना टोटल आपका वैल्यू मिल गया। सबसे पहले हम लोग बोल रहा था, सबसे पहले हम लोग को बोला 3 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, तो उसका वैल्यू हम लोग को मिल गया 5/16, और आपका एटलीस्ट 4 हेड के लिए बोल रहा था, तो हम लोग का क्या मिला इसमें कि 3/16, ठीक है, ये वाले। तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मैंने बोला था कि इस टाइप से दो ही प्रकार से क्वेश्चन पूछा था। इफ 20% परसेंट वाला केस आ गया, यानी पी का वैल्यू आपका क्या है 20%, इक ऑफ द प्रोड्यूस बाय द मशीन आर डिफेक्टिव, देखिए डिफेक्टिव वर्ड आ गया। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 4 बोल्ट्स डोन, यानी 4 बोल्ट्स गिरने का हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है। 1 इज डिफेक्टिव, यानी x इक्वल टू यहाँ पर 1 लेना है, यानी एटमोस्ट 2 आर डिफेक्टिव, मतलब हुआ कि जो आपका 2 यहाँ पर है वैल्यू x का 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक चलेगा 0 से 2 तक चलेगा, ठीक है, यानी इसका रेंज होगा 0 से 2, ये एटमोस्ट का कंडीशन है। अब इसका सॉल्यूशन का क्या अप्रोच होगा, सबसे पहले सॉल्यूशन जो आपका गिवन है, गिवन हम लोग गिवन क्या है p इक्वल टू 20% है, तो इसको हम लोग परसेंटेज को हटाया 20/100 करते हैं, तो इसका वैल्यू आपका p इक्वल टू 0.2 मिल जाएगा, ठीक है। जब p मिल गया तो हम लोग q निकालना इजी हो गया, यानी p प्लस q इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से q का वैल्यू क्या मिल जाएगा 1 माइनस 0.2, तो q इक्वल टू 0.8। p भी मिल गया हम लोग को, q भी मिल गया हम लोग को, तो अब हम लोग को n देखना है। तो अब n का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर आपको 4 बोल्ट्स ड्रोन, यानी 4 बोल्ट्स अंतिम जो बोल्ट अपना नट बोल्ट जो होते हैं वो अंतिम कंडीशन ये 4 थे, n इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर n इक्वल टू हम लोग को 4 मिल गया, p का वैल्यू हम लोग को 0.2 और q का वैल्यू हम लोग क्या है 0.8, ये सभी मिल गए। अब क्या करते हैं हम लोग फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। जो फॉर्मूला होता है p ऑफ x इक्वल टू x पर n c x और p के पावर x इंटू q के पावर n माइनस x। ओके, अब पहला आपका क्वेश्चन था कि 1 इज डिफेक्टिव, यानी x का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 एग्जैक्ट, तो 1 इज डिफेक्टिव मतलब इसमें मीन एग्जैक्टली कंडीशन है, तो हम लोग क्या कर लेंगे p ऑफ x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, और nc1 यानी n का वैल्यू यहाँ पर तो 4 है, तो यहाँ पर 4c x के जगह पे 1, p है हम लोग का 0.2 और इसका पावर क्या होगा x का वैल्यू हम लोग का 1 है, तो यहाँ पर स्मॉल x, ठीक है, यहाँ पर 1 और q का वैल्यू है 0.8 और इसका पावर n का वैल्यू हम लोग का है यहाँ पर पावर n, तो n का वैल्यू 4 माइनस और यहाँ पर होता है x, तो x का वैल्यू 1, ठीक है। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो 4c1 0.2 का पावर 1 एंड 0.2 यहाँ पर क्या होगा 0.8 का पावर होल क्यू, ठीक है। अब 4c1 हम जानते हैं nc1 का वैल्यू क्या होता है n होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर क्या होगा 0.2, यहाँ पर 0.8 का होल क्यू,
यानी इसको जब p ऑफ x इक्वल टू 1 के लिए सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आपका वैल्यू मिलेगा 0.4096। ये आपका पहला एक x इक्वल टू एग्जेक्टिव वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है एट मोस्ट, यानी 0 से लेकर 2 तक हम लोग को करना है। तो यहाँ पर जो भी आपका गिवन था वो तो हम लोग पहले लिख लेते हैं। n इक्वल टू 4 है और p इक्वल टू हम लोग का क्या है 0.2 और q इक्वल टू क्या है 0.8। और यहाँ पर हम लोग को एट मोस्ट वाला कंडीशन में कहाँ से कहाँ तक जाना है, p जो है x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, यानी p जो है x इक्वल टू 0 पर p x इक्वल टू 1 और लास्ट आपका कंडीशन कौन सा है 1, p इक्वल टू x इक्वल टू किस पर 2 पर, क्योंकि इक्वल कंडीशन है यानी प्रोबेबिलिटी इसका। अब क्या करते हैं हम लोग, सबका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि जो अपना p ऑफ x इक्वल टू x का फॉर्मूला होता है NCx और p के पावर x इंटू क्यू का पावर n माइनस एक्स। तो इसका वैल्यू पुट करते हैं तो n का वैल्यू हम लोग का 4 है तो 4 और इसमें c की जगह पे c, x की जगह पे क्या है 0 हम लोग कर रहे थे 0। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे p, तो p का वैल्यू हम लोग का 0.2 और इसका पावर क्या जाएगा x का वैल्यू हम लोग का 0। फिर उसके बाद यहाँ पर 0.8 q का वैल्यू और इसका पावर n का वैल्यू 4 माइनस 0। ओके, तो यहाँ 4 माइनस 0 कीजिएगा। अब यहाँ पर प्लस में x इक्वल टू 1 के लिए अब कीजिएगा, सिमिलर क्या हो जाएगा 4c1 और यहाँ पर जो आपका वैल्यू प्रीवियस आ रहा था उसी टाइप से, तो 0.2 का मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1 और 0.2 का पावर 4 माइनस 1 कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ पर प्लस में लास्ट वाला कंडीशन जो है x इक्वल टू 2 पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4c2 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या होगा 0.8 का 4 माइनस 2 की जगह तो यहाँ पे होल स्क्वायर। ओके, ये जब आपको मिल गया तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो इसका वैल्यू मिलेगा आपको 4c0 मतलब क्या होगा nc0, यानी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और 0 का पावर x का पावर 0 जो होता है उसका वैल्यू 1 होता है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा और 0.8 गुना में 0.8 का पावर क्या हो जाएगा 4। फिर प्लस में 4c1, तो 4c1 मतलब आपका क्या हो गया 4c1 यानी nc1 का वैल्यू होता है n, तो n मतलब 4 हो गया, n का वैल्यू जगह पर 4 और यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई में 0.2 और मल्टीप्लाई में क्या है 0.2 का होल क्यूब। अब यहाँ पर क्या है प्लस में और 4c2 का वैल्यू कैसे निकाल लीजिएगा, तो 4 गुना 3/2 गुना 1 c2 है तो यहाँ पर 12/6 कीजिएगा, 12/2 कीजिएगा तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 मिल गया 0.2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 0.8 का होल स्क्वायर। ओके, जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको जो p ऑफ एटलीस्ट x लेस देन इक्वल टू 2 है उसमें आपका मिल रहा है 0.9728। ओके, कैलकुलेट कर लीजिए कैलसी से, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। अब हम लोग नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट आएगा पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम लोग डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखते हैं, इसका होता है m इक्वल टू एन पी। ओके, अब इसमें m क्या होता है कि जो मीन या वेरिएंस आपका या एवरेज आपका होता है, मीन या एवरेज एवीजी, ये आपका m का m होता है और p जो होता है आपका प्रोबेबिलिटी, आपका p का वैल्यू प्रोबेबिलिटी और n आपका जो होता है जो जिस टर्म तक आपको जाना होता है उसको हम लोग n निकालते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा आपका फॉर्मूला आता है VAR, यानी इसको बोलते हैं वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ VAR इंटू एक्स इक्वल टू क्या होता है m, यानी कभी भी अगर वेरिएंस इक्वल टू अगर मीन दे दे, अगर वेरिएंस और मीन फाइंड करने के लिए बोल दे वेरिएंस और मीन, तो आपको दोनों वैल्यू क्या होता है इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखे इसी को हम लोग लिखे वेरिएंस इक्वल टू m, ये दोनों कंडीशन सेम है। अब थर्ड इसमें जो फॉर्मूला में निकलता है जब ये m और v हम लोग निकल जाता है मतलब, तो इसमें होता है p इक्वल टू x टाइम्स टू x के लिए e के पावर माइनस m और यहाँ पर m के पावर x अपॉन यहाँ पर x फैक्टोरियल, ठीक है, ये वाला आपका आता है। जैसे ये फॉर्मूला मिल गया, अब इसके
इसका हेल्प लेकर हम लोग टोटल पॉइजन्स जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन आता है उसको हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उसके अलावा आपका एक और क्वेश्चन, एक और कॉन्सेप्ट होता है रिकरेंस रिलेशन। पॉइजन्स का जो रिकरेंस रिलेशन अगर बोल दे, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x+1 इक्वल टू m अपॉन प्रोबेबिलिटी m अपॉन x+1 इक्वल इनटू p ऑफ x। ओके, इसमें जब भी आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए आएगा तो इसमें शुरुआती कंडीशन क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 के लिए पुट कर देंगे। ठीक है, जो भी x है तो 0 पुट कर देंगे। तो अब इसका डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन का बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन आपको जनरली पूछा जाता है कि द प्रोबेबिलिटी of getting an item defective is 0.005, what is the probability of exact condition आ गया equal to 3 and items in a sample space 200, यानी लास्ट कंडीशन भी दे दिया और आइटम्स भी दे दिया। ठीक है, आर डिफेक्टिव। अब आप ये सोच रहे हो कि देखिए पॉइजन्स में भी सेम ही क्वेश्चन पूछ रहा है और आपका बाइनोमियल में भी सेम ही। देखिए पॉइजन्स में जो होता है n इक्वल टू 5, तो वहां पे जो हम लोग निकाल रहे थे p का वैल्यू वो हम लोग को मिला 0.2, जो कि इसके नजदीक है। लेकिन इसमें देखिए n इक्वल टू हम लोग का 200 दिया है और यहाँ पर p का वैल्यू मिलेगा हम लोग को देखिए बहुत मिनिमम, इससे बहुत छोटा, यानी 0.005। तो कभी भी आपको इस तरह करके और गिवन रहेगा तो देखिएगा p का वैल्यू बहुत छोटा, मेजर डिफरेंस इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा रहेगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत कम रहेगा। ठीक है, ये 200 और ये आपका 0.005 बहुत छोटा। तो ऐसे करके आपको बाइनोमियल और पॉइजन्स में डिफरेंस आप पहचान सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका सेम जो 4 कंडीशन थे एग्जैक्टली और एट मोस्ट, एट लीस्ट और मोर देन या ग्रेटर देन, वो सभी सेम ही लगते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आपका जो डिफेक्टिव निकालना है, आपका सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, गिवन आपका ई इनवर्स का वैल्यू 0.3679 ये दे दिया है, नहीं तो आप कैलसी से आप फाइंड कर सकते हैं। ई इनवर्स शिफ्ट दबा के उसका एलएन को दबाइएगा तो आपका ई आ जाएगा, ई और उसमें -1 कर दीजिएगा ई इनवर्स। अब इसका सॉल्यूशन का अप्रोच क्या होगा कि p का वैल्यू हम लोग जनरली क्या गिवन है, तो ये आपका p का वैल्यू है, तो यानी 0.005 सबसे नेग्लिजिबल मतलब छोटा। अब उसके अलावा आपको x का वैल्यू गिवन है, x का वैल्यू क्या है 3 है, ये वाला 3 आइटम्स अगर बोल दिया तो ये आपका x का वैल्यू मिल गया। फिर उसके बाद आपका n का वैल्यू जो लार्जेस्ट नंबर आपका मिलेगा वो 200। ठीक है, तो ये आपका p मिल गया, x मिल गया और n मिल गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं कि p भी मिल गया तो हम लोग क्या करते हैं मीन निकालते हैं। मीन मीन्स एवरेज, मीन या एवरेज इक्वल टू m से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं np फॉर्मूला होता है। जब n के जगह पर हम लोग 200 पुट किए और p के जगह पर हम लोग का 0.005, तो m का यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा, m इक्वल टू मिलेगा आपका 2 इंटू 5 यानी 1, आपका टोटल आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा 1 आएगा। ठीक है, मीन का वैल्यू 1 मिल गया। अब हम लोग का सब वैल्यू पता है, x भी पता है, r भी पता, x भी पता है, n भी पता है और मीन भी पता है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, p इक्वल टू x टाइम्स टू x e के पावर माइनस m इंटू m के पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। अब देखिए e के पावर m, मीन का वैल्यू हम लोग का -1 है और यहाँ पर m 1 है और यहाँ पर x कितना है आपका 3 के लिए हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो x का वैल्यू 3 अपॉन इसी का x का फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल। जब इसको आप सोल्व कीजिए तो ई इनवर्स का आपका क्वेश्चन में गिवन था, क्या वैल्यू था 0.3679, यानी 0.3679 ये गिवन था और 1 का क्यू कीजिएगा तो 1 अपॉन यहाँ पर 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो यहाँ पर जब आप सोल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू मिलेगा फर्स्ट में 0.0613। ये क्या हुआ आपका फाइनल आंसर हुआ जो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका अप्रोच कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा इस टाइप का तो ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अब उसमें भी सेम था कि 2% वाला, इसमें भी आपका 2% आ गया। तो इसमें आपको बोल रहा है कि जनरली कि इफ 2% of electric bulbs are manufactured and by a company defective, find the probability that is a sample space 100 bulbs, यानी n इक्वल टू यहाँ पर क्या है 100 और ये जो है p बहुत मिनिमम होगा। यहाँ पर p अगर निकाले तो 2/100 कीजिएगा तो यहाँ पर 0.0 उसके बाद
2 आएगा। ओके, तो ये मिनिमम 100 कहाँ है, बहुत ज्यादा अब मेजर डिफरेंस है, तो हम लोग कौन लगाएंगे, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। अब पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन में फाइंड क्या करना है, सबसे पहले 3 बल्ब्स का डिफेक्टिव हम लोग निकालना है, उसके बाद एट मोस्ट यहाँ पर कंडीशन लगाया है, बल्ब्स विल बी डिफेक्टिव, यानी कितने बल्ब्स एट मोस्ट आपका डिफेक्टिव हुए हैं। तो इसका सोल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, जो भी गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन n इक्वल टू हम लोग कितना है 100, p इक्वल टू 2% है, तो इसका यहाँ पर मिल गया 2/100 कीजिएगा, तो इसको वैल्यू मिलेगा 0.02। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है, तो हम लोग मीन निकालते हैं। मीन मतलब m इक्वल टू n इंटू p होता है, तो n का वैल्यू हम लोग को 100 है और p का वैल्यू हम लोग का है 0.02। जब m इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू मिलेगा 2। ओके, जब 2 मिल गया तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाना, p इक्वल टू एक्स टाइम्स टू, किस पर आपको निकालना है डिफेक्टिव, तो सबसे पहले x इक्वल टू 3। ठीक है, 3 बल्ब के लिए निकालना है यहाँ पर, तो x का वैल्यू यहाँ पर स्मॉल x का वैल्यू क्या है 3 है 3 बल्ब के लिए, तो x इक्वल टू 3। जब जहां जहां आपका वैल्यू है x वाला तो उसको लिख लेते हैं। यहाँ फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो e का वैल्यू माइनस पहले से है, m की जगह पे है 2 और यहाँ पर m की जगह पे 2 इंटू एक्स का वैल्यू हम लोग 3 के निकाल रहे हैं और स्मॉल x इक्वल टू ये वाला x है, तो इसका पावर हो जाएगा 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। जब इसको आप सोल्व कीजिए तो e माइनस 2 को कैलसी से आप कर लीजिएगा, 2 के पावर 3 को कीजिएगा तो 8/3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो p ऑफ x इक्वल टू 3 पे आपको वैल्यू मिल रहा है 0.18044 ठीक है, आप इसको राउंड ऑफ करके लिखिएगा तो इसको 0.1804 लिख सकते हैं। ओके, या 45 लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया पहला। अब सेकेंड इसमें क्वेश्चन बोला एटमोस्ट वाला कंडीशन। ठीक है, तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। अब एटमोस्ट वाले कंडीशन में जो भी आपका दिया है, आपको n का वैल्यू भले x का वैल्यू, अब एटमोस्ट वाले कंडीशन में जो भी आपका बल्ब जो दिया है आपका डिफेक्टिव वाला, उसको हम लोग क्या लेंगे, तो इसमें एटमोस्ट वाले में आपका क्या था कि एटमोस्ट आपका कितने बल्ब डिफेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जनरली 2 बल्ब डिफेक्टिव थे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बल्ब आपको डिफेक्टिव है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मिस कर गए हैं, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हुआ 2। ओके, तो 2 के लिए हम लोग क्या लेंगे, तो यहाँ पर x जो चलेगा आपका p ऑफ वो लेस देन इक्वल टू 2 तक जाएगा, यानी 0 से लेके एटमोस्ट वाला कंडीशन 2 तक आपका रेंज रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग p इक्वल टू x इक्वल टू 0 के लिए करेंगे, फिर उसके बाद प्लस p इक्वल टू x इक्वल टू 1 के लिए करेंगे, फिर प्लस p इक्वल टू x इक्वल टू किसके लिए करेंगे, तो 2 के लिए करेंगे, क्योंकि 2 आपका इक्वल का साइन है। अब हम लोग का फॉर्मूला आता है p ऑफ x इक्वल टू x पर e के पावर माइनस m इंटू m के पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। ठीक है, पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आप सबसे पहले सभी का आप पुट करते जाइए। ठीक है, तो जब m मिल गया हम लोग का और x भी हम लोग को यहाँ से निकाल लेंगे, तो इसका फॉर्मूला हम पुट करते हैं। m का वैल्यू है माइनस ऑलरेडी है और यहाँ पे 2 इंटू m2 के पावर अगर 0 कीजिए तो इसका तो वैल्यू 1 अपॉन यहाँ पर x जब 0 फैक्टोरियल कीजिए तो इसका वैल्यू भी 1, और यहाँ पर p e के पावर माइनस 2 ये तो सेम रहेगा, और यहाँ पर देखिए 2 इंटू एक्स के जगह पे 1 है तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, और प्लस में अब थर्ड वाला आप जब कीजिएगा तो e के पावर m माइनस होता है और m के जगह पे 2, फिर उसके बाद m के पावर यानी 2 के पावर यहाँ पे x की जगह पे 2 तो 2 अपॉन 2 x फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल। अब इसमें देखिए e के पावर माइनस 2 e के पावर माइनस 2 सब है, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। पहले e के पावर माइनस 2 निकाल लिए, तो यहाँ पर बचा 2 के पावर 0 1 और 0 फैक्टोरियल मतलब इसका वैल्यू 1 अपॉन 1 की जगह तो 1 प्लस यहाँ पर होंगे e के पावर माइनस 2 और यहाँ पर 2 कीजिएगा तो यहाँ पर e के पावर 2 ये कॉमन हो गए हैं, तो इसमें बचेगा 2 के पावर 1 फैक्टोरियल मतलब 1 तो 2 प्लस यहाँ पर आपका 2 फैक्टोरियल मतलब यहाँ पर 2 अपॉन 4 तो यहाँ 4 अपॉन 2 यानी 2। ठीक है, ये जब आपके मिले तो यहाँ पर आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो e के पावर माइनस 2 को आप कैलसी से कर दीजिएगा, इसका वैल्यू 5, तो हम लोग को मिला p टाइम्स टू x लेस देन इक्वल टू 2 पर जो बल्ब डिफेक्टिव थे वो e के पावर माइनस 2 यानी e इनवर्स 2 का वैल्यू मिल रहा है 0.1353, तो इसको हम लोग पुट करने के बाद इसका आंसर है 2.706। ठीक है, यहाँ पर पुट कर दीजिएगा ये वाला वैल्यू उठाकर, और कैलसी से वैल्यू निकल जाता है इजिली, और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद।
तो ये आपका कंप्लीट आपका आंसर हो गया कौन सा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सेकेंड क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछता है दूसरे टाइप से, जो कि ये भी आपका आजकल ट्रेंडिंग में है। इफ द वेरिएंस ऑफ द पॉइजन्स ऑफ मेंशन कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन इज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ आर इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरह करके दे दिया फ्रॉम द रिकरेंस रिलेशन, यहाँ पे मेंशन कर दिया ऑफ द पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन का रिकरेंस रिलेशन लगाना है आपको। सिंपली जो यहाँ पर जो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, इफ द वेरियस ऑफ, तो हम जानते हैं मीन इक्वल टू क्या होता है, वेरियंस, ठीक है, वेर ऑफ एक्स, इसका वैल्यू हम लोग को वेरियंस का 2 दिया था, यानी मीन का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया 2। जब एम का वैल्यू हम लोग को यहाँ से 2 मिल गया और हम लोग का यहाँ पर आर दिया है, तो आर को हम लोग आर 1 2 3 4 टाइम्स ऐसे करके गिवन है, तो हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू एक्स टाइम्स 2, अगर आर के को हम लोग आर यहाँ पर आर में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका वैल्यू मिल जाएगा आपका ई के पावर माइनस एक्स माइनस ई के पावर माइनस एम होता है इंटू एम के पावर यहाँ पर आर होता है, मतलब एक्स होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, एक्स हम लोग आर कर दिए अपॉन आर फैक्टोरियल। ओके, अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसका वैल्यू जो है हम लोग का वो उसको पुट करते हैं, पी टाइम्स टू एक्स इक्वल टू आर पर आपको मिलेगा ई के पावर एम का वैल्यू आपका क्या है 2 है, तो यहाँ पर माइनस आपका 2 हो जाएगा, और 2 इंटू आर का कुछ नहीं वैल्यू पता है हमको, और आर फैक्टोरियल मीन्स क्या हुआ आर फैक्टोरियल, इसका भी वैल्यू पता नहीं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको क्या करना है, पी इंटू एक्स टाइम्स 2 आपको आर के जगह पे क्या करना है जीरो से पुट करना है, तो यहाँ से आपको ई के पावर माइनस 2 के पावर 0 पुट कर दीजिएगा अपॉन यहाँ पर 0 का फैक्टोरियल। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो ई के पावर -2 और 2 के पावर एक्स के पावर 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 और 0 फैक्टोरियल मतलब 1, तो ई के पावर -2 क्या अभी निकाले थे हम लोग एक्स इक्वल टू 0 पर, तो इसका वैल्यू मिलेगा 0.1353। ओके, ये आपका सिंपली पहला वाला इक्वेशन आपका मिल गया। या आपको यहीं पे इसको अगर और इजीली सोल्व करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ई के पावर -2 आप रहने दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं रिकरेंस रिलेशन लगाते हैं, तो रिकरेंस रिलेशन ऑफ पीडी यानी पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं हम लोग पी ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है एम मीन अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, इंटू पी ऑफ एक्स, ये वाला। यहाँ पर क्या करेंगे P इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे P ऑफ 0 प्लस 1 करेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा आपको m अपॉन m का वैल्यू तो हम लोग को पता है क्या 2, और यहाँ पर x के जगह 0 प्लस 1 इंटू P ऑफ 0। अब P ऑफ 0 का वैल्यू हम लोग अभी निकाले, यहाँ पर क्या हम लोग को मिला तो 0.1353, इसको आप कर दीजिए, नहीं तो ई के पावर -2 में ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं P ऑफ 1 इक्वल टू हम लोग को मिल गया ई के पावर -2, यहाँ पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई 2, ठीक है, एक्स जब प्रूव सिमिलर यहाँ पे एक्स इक्वल टू आर का वैल्यू एक्स इक्वल टू यहाँ पे आर लिख दीजिए, एक्स इक्वल टू आर इक्वल टू 1, ठीक है। ये जब कीजिएगा तो P ऑफ 0 तो 1 अब होगा 1 प्लस 1 कीजिएगा, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट 2 अपॉन 1 प्लस 1, तो यहाँ P ऑफ 1 का वैल्यू हम लोग उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो हम लोग फाइनली जो है 1 प्लस 1 के लिए कैलकुलेट करें, यानी P ऑफ 2 इक्वल टू 2 अपॉन 2 इंटू 2 ई के पावर मल्टीप्लाई में -2, ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अपॉन 2 खत्म हो जाएगा, P ऑफ 2 इक्वल टू 2 ई के पावर -2 मिल गया। सिमिलरली ये x इक्वल टू कितने टाइम्स तक r इक्वल टू 2 वाला चलेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट बनेगा 3 अपॉन यहाँ पर यहाँ मीन का वैल्यू हम लोग का 2 है, यहाँ पे बनेगा 3 इंटू पी ऑफ 2, और पी ऑफ 2 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 4 अपॉन 3 इंटू ई के पावर -2, ठीक है। इस तरह करके आपको कितने टर्म्स तक जाना है, तो इवन है आपका 4 तक, तो 4 तक चलते हैं, ठीक है। तो अब P ऑफ 3 का वैल्यू हम लोग को मिल गया यहाँ पर 4 अपॉन 3, तो x इक्वल टू ये 3 के लिए करते हैं, तो x इक्वल टू r इक्वल टू 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 मीन है, यहाँ पर 3 जब पुट करें 3 प्लस 1 क्या होगा 4 इंटू यहाँ पर e के पावर हम लोग का आया है -2, ओके। अब e के पावर -2 जब मिल गया हम लोग को, तो 2 अपॉन 4 हो गया, और यहाँ पर P ऑफ 2 का वैल्यू है 4 अपॉन 3
इंटू ई के पावर -2, 4 4 खत्म, यहाँ पर मिलेंगे फिर 2/3 इंटू ई के पावर -2, ये हम लोग क्या मिल गया P ऑफ 4। ओके, यहाँ पर जब 3 + 1 किए तो 4 मिला, P ऑफ 4 मिल गया। सिमिलर यहाँ पर x लास्ट आपका r = 4 जब पुट कीजिएगा तो यहाँ पर मीन 2 है, यहाँ 5 हो जाएगा इंटू यहाँ पर आपका वैल्यू मिला है 2/3 इंटू ई के पावर -2, ये आपका वैल्यू क्या होगा P ऑफ 5। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट कीजिए तो P ऑफ 5 का वैल्यू यहाँ पर 2/2 यानी 4/15 इंटू ई के पावर -2, ये आपका फाइनल इस तरह करके आंसर निकाल सकते हैं रिकरेंस रिलेशन से। नेक्स्ट एक और टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा गया, इफ रैंडम वेरिएबल x है, फॉलो द पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशंस सच दैट p ऑफ x = 2, p x = 2, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, आल्सो फाइंड p = x = 3 पर, यानी प्रोबेबिलिटी x = 3 पर हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन निकलते हैं। तो हम लोग ये जो कंडीशन गिवन है इसको पहले सबसे पहले सोल्व करते हैं। P ऑफ x = 1 पर आपका गिवन है = 2p इंटू x = 2 पर। ओके, तो इसमें हम लोग का सिर्फ x का वैल्यू पता है, यहाँ पर कैपिटल X होगा, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं e के पावर -m इंटू m है आपका, m का पावर कितना हो जाएगा, तो x = 1 पर है तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल और इक्वल 2 टाइम्स P ऑफ x2 पर e के पावर यहाँ पर -m और m के जगह पे m इंटू x जगह पे हो जाएगा 2/2 फैक्टोरियल। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो आपका 2 फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है 2, तो ये वाला टर्म्स नेगलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर e के पावर -m है, अपोजिट से जाएगा तो ये भी कैंसिल, यहाँ पावर 1 है, ये भी पावर 2 है तो ये घट जाएगा तो m, यानी यहाँ पर आपको मिला इस तरह का अपोजिट m = यहाँ पर बचा 1/1 फैक्टोरियल मतलब 1, m का वैल्यू आपको मिल गया। जैसे m का वैल्यू मीन, हम लोग जानते हैं मीन = क्या होता है वेरिएंस, तो यहाँ पर वेरिएंस का वैल्यू क्या मिल गया 1 मिल गया। ठीक है, तो ये आपका पहला आपका क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब दूसरा हम लोग करते हैं कि जो p = x = आपका x पर आपका वैल्यू फाइंड करना था। हम लोग जानते हैं e के पावर -m ऑफ x अपॉन x फैक्टोरियल, तो हम लोग को कितने पे सेकेंड क्वेश्चन में निकालना था, तो x = 3 पे निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे p ऑफ x = 3 पर अगर फाइंड करें तो हम लोग को मिलेगा e के पावर m, अब निकाले हम लोग तो m मीन मतलब क्या हुआ 1, तो -1 इंटू 1 के पावर यहाँ पर x के जगह पे क्या होगा 3/3 फैक्टोरियल। ओके, जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा e इंटू 1 का क्यू 1, तो e इनवर्स अपॉन यहाँ पर हो जाएगा आपका 9, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 यानी e इनवर्स इंटू 6, तो यहाँ p ऑफ x = 3 पर आपका ये वैल्यू मिल गया e इनवर्स इंटू e इनवर्स अपॉन 6। तो ये आपका फाइनली इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपका जो अर्थमेटिक मीन है उससे रिलेटेड है कि बोल रहा है फाइंड द पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशंस, नंबर ऑफ डेथ दिया है और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो डेथ को हम लोग क्या करते हैं x से रिलेट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को f से। ठीक है, तो हम लोग अब सबसे पहले इसमें जो होता है हम लोग का नंबर ऑफ डेथ और फ्रीक्वेंसी मीन फाइंड करने के लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है कि समेशन ऑफ f इंटू x अपॉन समेशन ऑफ f, ये मीन कैलकुलेट करने का हम लोग का फॉर्मूला है। ठीक है, तो मीन से पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा f डॉट x, और f का तो वैल्यू हम लोग को पता है, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे समेशन ऑफ f डॉट x। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन है ये भी, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे दोनों ये जो भी फंक्शन है f इंटू एक्स में मल्टीप्लीकेशन करेंगे और यहाँ वैल्यू लिखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 123 इंटू 0, तो इसका हम लोग करेंगे तो ये समेशन का साइन मतलब जोड़ना, तो ये आपका 0 आएगा, फिर उसका समेशन मतलब ऐड 59 को मल्टीप्लाई 1 से कीजिए तो 59, फिर प्लस 14 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से तो यहाँ पर 28, फिर प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 9, फिर प्लस 1 को 4 से कीजिएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा 4। ओके, जब 59, 28, 9 और 4 मिल गया आपको, तो इसको जब ऐड कीजिएगा तो समेशन ऑफ f इंटू एक्स जो है इसका वैल्यू आपको f डॉट एक्स 100 मिल जाएगा।
जब ये आपका 100 मिल गया तो इसका वैल्यू हम लोग उठा के और यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। और इसका भी वैल्यू हम लोग को ऐड करना पड़ेगा कि समेशन ऑफ एफ है, तो इसको आप जब ऐड कीजिए तो 123, 59, 14 और 3 इंटू 1, तो इसका वैल्यू आपको आएगा 200। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एफ इक्वल टू 200 और समेशन ऑफ, यहाँ पर समेशन ऑफ एफ डॉट एक्स ओके इक्वल टू इसका वैल्यू है 100। तो आप पुट करते हैं एक्स मीन, इसको अर्थमेटिक एपी भी बोलते हैं, एएम भी बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। इसका आपको फॉर्मूला मिल जाता है समेशन ऑफ एफ डॉट एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो ये वैल्यू हम लोग को मिला है 100, ये वैल्यू मिला है हम लोग को 200। जब इसको आप कीजिएगा तो इसका वैल्यू 2 0 खत्म, 1/2 मतलब 0.5। जैसे अर्थमेटिक मीन मिल गया तो इसको हम लोग अर्थमेटिक मीन मतलब आपका क्या हो गया, एम, हम लोग एम को फाइंड कर लिए, एम इक्वल टू हम लोग का 0.5 मिल गया। और हम लोग को पहला जो रिकरेंस रिलेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर, पहले सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर P ऑफ x इक्वल टू x पर निकालते हैं तो e के पावर हम लोग का था माइनस एम इंटू एम के पावर x अपॉन यहाँ पर x टाइम्स पर x फैक्टोरियल। अब हम लोग को क्या करना है कि जो सबसे पहला आपका है कॉन्सेप्ट कि जो भी m का वैल्यू है उसको हम लोग पुट कर रहे हैं। ठीक है, P इक्वल टू P प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x पर हम लोग निकाल रहे थे e के पावर माइनस 0.5, m के जगह पे 0.5 के पावर x और हम लोग का क्या होगा x फैक्टोरियल। ओके, अब क्या करते हैं, इसको अगर आप देखिएगा तो हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या कहते हैं, रिकरेंस रिलेशन लगाएंगे, यानी रिकरेंस रिलेशन। अब रिकरेंस रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए पी ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर आपका सबसे पहले एम मीन आता है अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू पी ऑफ एक्स। ओके, ये अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसमें p इक्वल टू एक्स टाइम्स पर 0 पुट कर देंगे। तो p इक्वल टू एक्स टाइम्स पर 0 पुट किए तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा e के पावर माइनस 0.5 इंटू 0.5 के पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो सबसे पहले आपका वैल्यू जो p ऑफ x टाइम्स पे 0 का वैल्यू मिलेगा वो होगा 0.30325, ये अप्रोक्स होगा राउंड ऑफ करने के बाद। अब क्या करते हैं हम लोग रिकरेंस रिलेशन किसके किसके लिए निकालेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 0 के लिए निकालेंगे, फिर 1, फिर 2, यहाँ पे 3 और 4 टाइम्स तक चलेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस जो हम लोग प्रीवियस वाला किए थे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 के लिए हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ पर p ऑफ 0 प्लस 1 इक्वल टू हम लोग क्या होगा p ऑफ 1। अब इसका हम लोग 0.5 मेन का वैल्यू है, x का वैल्यू हम लोग का 0 है प्लस 1, अब p ऑफ 0 यहाँ पर कर रहे हैं तो 0। ओके, और 0 का हम लोग का वैल्यू मिल गया 0.325। जब इसको आप पुट कीजिएगा तो यहाँ पर p ऑफ 1 का वैल्यू आपको मिलेगा 0.0758। ठीक है, अप्रोक्स राउंड ऑफ करने के बाद। अब फिर सिमिलर x इक्वल टू 1 के लिए पुट कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा p ऑफ 1 प्लस 1 यानी p ऑफ 2 इक्वल टू 0.5 मीन m का वैल्यू, और यहाँ पर क्या होगा 2। ठीक है, 1 प्लस 1 यानी 2, यहाँ पर p ऑफ 1 का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 0.0758 से। ठीक है, p ऑफ 1 को। अब इसका जब वैल्यू कैलकुलेट कीजिए तो p ऑफ 2 का वैल्यू आपको मिलेगा 0.0126। ओके, 4 डेसिमल तक ले रहे हैं। फिर x इक्वल टू 2 के लिए कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 प्लस 1 यानी p ऑफ 3। ठीक है, इक्वल टू 0.5 अपॉन यहाँ भी 3 इंटू यहाँ पर p ऑफ 2 का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 अपॉन 3, तो इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो p ऑफ 3 का वैल्यू आपको मिलेगा 0.5 अपॉन 3 इंटू 0.0126। जब p ऑफ 3 इक्वल टू आपको मिलेगा 0.001575। ओके, अब नेक्स्ट आपको क्या है, x इक्वल टू 3 पुट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा p ऑफ 4 का वैल्यू
P(4) यानी P(4) मीन्स क्या हो गया आपका कि जो 0.5 अपॉन 4 इंटू P(3) का वैल्यू यहाँ पर डालेंगे। P(3) का वैल्यू क्या है 0.016। जब इसको कीजिएगा P(4) इक्वल टू यहाँ पर क्या मिल जाएंगे आपको 0.000175 यानी यहाँ पर आपका P(4) मिल गया। ठीक है, सिमिलर x इक्वल टू 4 के लिए जब करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपका P(5). अब यहाँ पर होगा 0.5 अपॉन 5 अब मल्टीप्लाई क्या होगा P के पावर 4 जो आया P इंटू 4 इसका वैल्यू होगा 0.5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई में 0.00015 यहीं तक लेते हैं और 7 चलिए 5। ओके, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेंगे P(5) का वैल्यू 0.0000 और यहाँ पे 1575। ओके, तो ये आपका मतलब फाइनली आंसर हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जितने अपना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इस तरह करके बना सकते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट आपका टॉपिक बचा है कौन सा, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसमें जनरली आपको एक चार्ट दिया रहता है गिवन, जिसमें आपको क्या होता है एक तरफ x का और y मतलब इसमें आंसर एरिया का वैल्यू आपको गिवन रहता है। इसमें एरिया फाइंड करते हैं और किस पॉइंट में फाइंड कर रहे हैं उसको सभी चैट में गिवन रहता है। आजकल आपको क्वेश्चन में ही मेंशन रहेगा तो टेंशन नहीं करना है, इसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में z इक्वल टू आपको x माइनस म्यू और यहाँ पर क्या हुआ सिग्मा। ओके, जहां पर जेड को नॉर्मल फंक्शन के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं, एक्स आपका गिवन आपका वैल्यू रहता है, म्यू अब बात करते हैं। म्यू आपका मीन या एवरेज होता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है यानी SD। ओके, जब ये आपका मिल गया तो अब इसमें आपको मेजरली इसमें भी 3-4 केस होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को सोल्व करने के लिए। सबसे पहले केस 1 हम लोग का जो होगा नॉर्मल केस, जो कोई भी अगर रेंडम आपको मैं दिखा दे रहा हूं, अगर ग्राफ दिया होगा यहाँ से आपको ऐसे करके, ठीक है, वो आपका z इक्वल टू अगर 0 पे होगा तो आपका ये वाला पार्ट आपका इतना, ये वाला पार्ट आपको बताया था मैं 50%, ये वाला पार्ट आपका क्या होता है 50%, यानी इधर 50% होते हैं यानी 0.5 और इधर भी क्या होंगे 0.5, तभी इक्वल पे आपका z इक्वल टू 0 पे कंडीशन सेटिस्फाई होगा। जैसे कॉइन के केस में हम लोग जब ले रहे थे तो 50% टेल के लिए और 50% किसके लिए, तो हेड के लिए। ठीक है, सेम यही में प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ भी क्या करेंगे 50% ये हो जाएगा और ये 50% हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/2 और ये भी क्या हो जाएगा 1/2। ये आपका पहला आपका हो गया नॉर्मल। अब दूसरा इसका कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है क्वेश्चन के लिए, केस 2 में आपको अगर ग्राफ आपका है कि ऐसे करे कोई ग्राफ है, यहाँ पर आपको z इक्वल टू 0 पर आपको कर दिया जाए और बोल दीजिए कि इनके आपके बीच का बिटवीन का पार्ट का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, यानी एरिया इसका फाइंड करना है। तो किस पॉइंट पे z इक्वल टू 1.2 से लेकर, ये कोई मतलब अप्रोक्स में बता रहा हूँ, z से लेकर आपको z इक्वल टू अगर -1 तक, ठीक है, तो इसके बीच में वैल्यू कैसे होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, z से हम लोग 1/2 में जाएंगे 1.2 पर, और z से हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, -1 और 1.2 एग्जैक्ट नहीं होता है। तो फिर z 0 से क्या जाएंगे 1 तक, तो इसको हम लोग एरिया जब फाइंड करेंगे तो z जो जाएगा आपको z इक्वल टू 1.2 के लिए एरिया हम लोग फाइंड करेंगे। फिर एरिया जब फाइंड करेंगे z इक्वल टू किसके लिए, तो -1 के लिए। ओके, इसको -1 को जनरली आप +1 भी ले सकते हैं। तो इसका अगर आपको फाइनली जब एरिया आप कैलकुलेट कीजिएगा दोनों को, तो a ऑफ z जो है 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा 0 टू 1.z इक्वल टू 1.2। ठीक है, ये आपका। अब इसमें दूसरा आपका प्लस होगा a इक्वल टू, ठीक है, ये वाला कंडीशन आपका 0 से 1.2 तक गया, ये वाला 0 से स्टार्ट हुआ 1.2 की तरफ गया, और फिर नेक्स्ट इधर वाला, तो इसको हम लोग लिखते हैं 0 टू 1 z इक्वल टू 1, यहाँ पे z इक्वल टू 1। अगर फाइनल अगर बात करें इसका, तो जो भी यहाँ पर कि जो भी आपका अगर लास्ट आपका एरिया कैलकुलेट, ये एरिया है, इसको कैलकुलेट करना है तो z इक्वल टू 0 टू
z इक्वल टू 1.2 के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये सब तो z आपको निकल जाएगा आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और प्लस में एरिया ऑफ z इक्वल टू 0 से, ये नेगेटिव था तो इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, तो z इक्वल टू 1। ओके, तो ऐसे करके पहला जो केस होता है वो सोल्व हो जाएगा। एक तो ये केस हो गया, मतलब इस टाइप से केस आपका फर्स्ट गिवन रहेगा क्वेश्चन में। अब दूसरा, अब हम लोग बात करते हैं केस मेन सेकेंड जो होता है, ये आपका 2 टाइम्स हो जाता है। जैसे कि अगर कोई ग्राफ आपको गिवन हो, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, सेम फंक्शन z इक्वल टू 1.2, और यहाँ पर सेम फंक्शन एरिया फाइंड करना है z इक्वल टू -1.2, और z 0 से आपको जाना था। सबसे पहले हम लोग ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, ठीक है। उससे अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो जो दोनों फंक्शन है यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, और फिर इसको मतलब यहाँ से ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे करने के बजाय दोनों को मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए नेगेटिव वाला टर्म हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो अपना एरिया मिल जाएगा। यानी अगर बात करें एरिया ऑफ z इक्वल टू अगर 1.2 के लिए अगर निकाल रहे हैं, तो ये a ऑफ z इक्वल टू -1.2 के लिए निकाल रहे हैं ये, तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ डायरेक्ट जेड जो है 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, और आपको क्या पॉजिटिव में आपको टोटल एरिया को फाइंड कर दे, ठीक है, दो स्टार्ट होगा, और यहाँ चलेगा जेड इक्वल टू पॉजिटिव के लिए 1.2। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एरिया में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि सेम वैल्यू 1.2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 इंटू 2 4 होता है। उससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल कर, ये वाले एरिया निकाल कर, ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर दिया 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना क्या दोनों एरिया मिल जाएंगे सेम पॉइंट पे। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया सेकेंड केस का। अब थर्ड एक और केस आता है, केस 3। अब केस 3 में आपको क्या है कि सिंपल आपको कोई फंक्शन ऐसे करके अगर गिवन हो ग्राफ में, ठीक है, तो इसमें आपको क्या है कि जो जेड अगर मान लीजिए आउटसाइड द अगर लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये वाला एरिया अगर हम लोग को फाइंड करना है इस वाले में, जेड इक्वल टू 1.2 पर, ये नंबर एग्जैक्ट नहीं है, और जेड यहाँ पे 0 है, तो हम लोग क्या करते हैं 0 से टोटल जो एरिया आपका जा रहा है उसको इसको इस एरिया को भी हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको एरिया ये अपना 50% होता है, यानी 0.5। ओके, 50% मतलब 0.5, 1/2 होता है, और 1/2 को हम लोग 0.5 लिखते हैं। तो यहाँ अल्फा अगर ले लिए, तो अल्फा में से अगर इस एरिया को हम लोग घटा दे 0 पॉइंट, ये टोटल एरिया लेने के बाद, तो हमारा क्या एक्चुअली ये एरिया घट जाएगा और अपना ये एरिया मिल जाएगा। यानी हम बोलना चाह रहे हैं कि जो ए अगर एरिया निकाल रहे हैं किसके लिए, तो 0 टू आपका 1.2 के लिए, तो हम लोग टोटल एरिया ये निकल जाएगा, बट हम लोग को निकालना है एक्चुअल में सिर्फ ये वाला एक्स्ट्रा एरिया, ठीक है, ये वाला बाहर का एरिया। तो इस वाले एरिया को, इस वाले पार्ट को हम लोग हटा देंगे, कहाँ से 0 से लेकर 1.2 को, तो हम लोग का मिल जाएगा। तो 0.5, इसी को हम लोग जनरली अल्फा लिखते हैं, माइनस ए ऑफ, तो यहाँ माइनस, ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है 0.5, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, जेड जो है 0 से स्टार्ट होगा और 2 कहाँ तक जाएगा, जेड इक्वल टू 1.2 तक। ओके, तो यहाँ पर आपको यही सेम फॉर्मूला, ए जो है जेड 0 से स्टार्ट होगा, ये कहाँ तक जाएगा, जेड इक्वल टू 1.2, सेम है 0.5, अल्फा का वैल्यू 0.5। तो ये आपका ओवरऑल 3 केस होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आप बनाइएगा इस तरह करके आपको मिल जाएंगे। अब इसे क्वेश्चन देखते हैं। जनरली क्वेश्चन देख के आपको डर लग रहा होगा, क्योंकि मैं भी जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मेरे को भी लगा कि अरे इतना बड़ा क्वेश्चन, बट क्वेश्चन आप जब पढ़िएगा तो एग्जैक्ट आपको मिल जाएंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। देखिए, इन अ टेस्ट ऑन 2000 इलेक्ट्रिक बल्ब, पहला आपका 2000 इलेक्ट्रिक बल्ब दे दिया, ठीक है, यहाँ पर मेंशन कर दिया, यानी कैपिटल एन हम लोग बात किए थे जो पहले, कैपिटल एन का वैल्यू हम लोग को मिल गया। इट वाज फाउंड दैट द लाइफ ऑफ पार्टिकुलर मेक वाज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लगाना यहाँ पे मेंशन कर दिया, विथ द एवरेज लाइफ ऑफ 2040 हावर्स, यहाँ पर किलोमीटर पर हावर्स भी देता है, केएम पर आवर्स भी मिलता है क्वेश्चन में, ठीक है, मीटर भी मिलता है, सेकेंड भी मिलता है, तो आप ये देख लीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये वाला आपका सेकेंड आपका है। फिर उसके बाद एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपका दे दिया, एसडी दे दिया है। यहाँ पे एवरेज लाइफ मतलब ये आपका कौन सा 240, यानी यही आपका म्यू मिल गया, मीन आपका यही है, ये वाला मीन है।
और ये अंडरस्टैंड एस डी है, एस डी मतलब सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू कितना है 60 हावर्स, ठीक है। और यहाँ पे एस्टिमेट द नंबर ऑफ द बल्ब लाइकली बर्न फॉर, पहला आपका इसमें क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को मैं कवर कर दे रहा हूँ, बिटवीन 90-20 हावर्स के लिए निकालना है, और इसके बीच किसके, यानी 1920 से यह होना चाहिए ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन आपका 2160, इसके बीच में का हम, इसके बीच का हम लोग क्या करना है, बल्ब का संख्या निकालना है, सॉरी। अब सेकेंड इसमें क्वेश्चन यही बोला है कि मोर देन जो है 2150 हावर्स के लिए निकालना है। तो अब आपको जैसे ऐसा क्वेश्चन गिवन रहेगा, इसमें एक या तो आपको आरजीबी में या कोई भी एग्जाम में आपको एक चार्ट फॉलो दिया रहेगा, जिसमें उसका एरिया जो भी फाइंड करना है उसको गिवन रहेगा, और नहीं तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसमें इस क्वेश्चन में गिवन था तो मैं लिख दे रहा हूँ कि ए ऑफ 2 इक्वल टू क्या है 0.4772, इसको हम लोग यूज करेंगे, और ए इक्वल टू ए इंटू 1.83 का एरिया आपको यहाँ पर जो 1.83 का आपका जो वैल्यू दिया है 0.4664, ओके, ये गिवन रहता है आपका क्वेश्चन में गिवन। अब जब ये सब पता होगा तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन का अप्रोच रहेगा सबसे पहले कि जो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन जो दिया है वो अपना 60 हावर्स है, और आपका एवरेज मतलब मीन आपका म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। एसटी को एसडी है, ये मीन है, ये म्यू से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू है 2040, ओके। अब एन का वैल्यू हम लोग कैपिटल एन का वैल्यू दिया है जो, तो उसका हम लोग का 2000 गिवन है। अब जैसे हम लोग को मिल गया जेड इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं कि एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। अब एक्स की जगह पे हम लोग क्या है, यही हम लोग का जो वैल्यू है ये वाला रिप्लेस कर देंगे हम लोग, यानी एक्स इक्वल टू 1920 यहाँ पर टेक करेंगे, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग x1 के लिए अगर पहला वैल्यू दो, एक 19, ये x1 ले लीजिए, और दूसरा है x2 के लिए, इसी में क्वेश्चन है 2160, यानी x2 का आपका 2160, इसके बीच का हम लोग को निकालना है वैल्यू। तो x1 को जब निकाल रहे थे 1920 आपका गिवन है, तो z1 इक्वल टू हो जाएगा, x का वैल्यू है 1920 माइनस म्यू का वैल्यू है 2040, ये तो सेम रहेगा। सिग्मा जो है आपका 60 है, तो ये भी आपका सेम रहेगा। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा -2, ओके। और फिर उसके बाद आप x2 के लिए कीजिएगा तो x2 का वैल्यू है 2160, क्योंकि इसके बीच का हम लोग को निकालना है वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू Z2, और यहाँ पर 2160 x के जगह पे माइनस म्यू का वैल्यू क्या है 2040 अपॉन सिग्मा अपना स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 60, तो इसको जब कैलकुलेट कीजिए तो यहाँ प्लस में 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 2, यहाँ माइनस में ये भी 2 है, यानी जो हम लोग का कंडीशन बन रहा है वो यहाँ पर हम लोग ये ग्राफ जो था, अगर z इक्वल टू 0 पर है तो ये आपका z इक्वल टू -2 है, और z इक्वल टू क्या है 2 के लिए है, यानी इस एरिया को अगर हम लोग कैलकुलेट कर दें और z इक्वल टू, ये तो प्लस ही आपको ले लेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, तो ये क्या मिल जाएगा हम लोग का एरिया को 0 से 2 तक हम लोग जाएंगे, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने का हम लोग का टोटल एरिया मिल जाएगा, ठीक है। या दूसरा कंडीशन क्या कर सकते हैं कि z इक्वल टू 0 से 2 तक जाइए, और फिर इसमें एरिया फाइंड कीजिए, और फिर उसका z इक्वल टू 0 से 2 तक जाइए, 2 वैल्यू, और इसका एरिया को आपका कर दिए, दोनों एरिया को प्लस कर दीजिए, ठीक है, तो ये आपका मिल जाएंगे। तो आप चलिए सोल्व करते हैं। अब इसमें देखिए जो रेंज हम लोग का है 90-20 से लेकर 210 तक, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालना है किसके बीच, तो 90-20 आपका लेस या इक्वल आपका ले लीजिए x, ठीक है, कैपिटल X ग्रेटर देन और 2160, ठीक है, ये भी। और यहाँ पर आपको जो रेंज आपका इसके लिए निकला है आपका -2 से 2 Z1 और Z2 का, तो P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ -2, ठीक है, से Z और ग्रेटर देन आपका 2। अब इसको हम लोग जब कैलकुलेट कर रहे हैं एरिया, तो Z -2 से 2 तक, तो P ऑफ -2 लेस देन Z ऑफ लेस देन 2, यहाँ तक जाना है, इक्वल टू इसका आपको हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जो फाइंड कर रहे हैं, तो Z इक्वल टू 0 से हम लोग क्या करेंगे 2
जेड इजकल टू 2, ओके। और हम लोग कैलकुलेशन बचाने के लिए मल्टीप्लाई कितने कर देते हैं, 2 टाइम्स से। तो अब हम लोग को जो एरिया जेड इजकल टू 0 से लेकर 2 तक था, आपको गिवन था आपका क्वेश्चन में यहाँ पर एरिया ऑफ 2 जो गिवन है ए इक्वल 2 पर आपका क्या है 0.4772 ऐसे करके आपका मेंशन रहेगा। या आपको एक अगर नहीं गिवन रहेगा तो आप बोलिएगा एग्जामिनर से, तो आपको एक फ्लो चार्ट मिलेंगे जिसमें एरिया आपको गिवन रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं, क्या होगा आपका, तो 0.47 इसका एरिया आपका 477 और 2 यहाँ पर 0.4772 इंटू यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो P ऑफ -2 से ग्रेटर देन जेड लेस देन जेड और आपका लेस देन 2 यानी 2 से 2 तक आपका रेंज है इक्वल टू इसका वैल्यू मिलेगा 0.9544। ओके, ये आपका मिल गया फर्स्ट इसके बीच का -2 से 2 के बीच का। जब ये मिल गया तो हम लोग को सेकेंड अब इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ बल्ब्स जो बर्न कर रहा है 90-20 के लिए उसके लिए निकालना है, ठीक है, इसके बीच का। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा चूंकि नंबर ऑफ बल्ब्स बर्न बिटवीन किसके बीच में, तो 90-20 से के बीच में, और हावर के लिए एच एंड 2160 के लिए हम लोग को बल्ब की संख्या निकालना है, ठीक है, एच। तो इक्वल टू इसमें अगर करें तो हम लोग क्या करते हैं, एन जो है कैपिटल एन उसको हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जो अपना निकाले हम लोग किसके 1920 और लेस देन इसका रेंज जो है एक्स एक्स के लिए यहाँ पर क्या होगा 2160 इसका। तो हम लोग निकाले अभी एन का वैल्यू हम लोग का तो पता है गिवन द 2000 गुना पी का वैल्यू हम लोग को अभी निकाले पी इंटू पहले -2 से जेड होगा और यहाँ पर क्या होगा 2 टाइम्स और इसका वैल्यू हम लोग को गिवन है अभी निकाले हैं, इसका तो वैल्यू 2000 है और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 0.9544 से। ओके, तो ये जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो वैल्यू आएगा नंबर ऑफ बल्ब का डिफेक्टिव जो इसका बल्ब का संख्या कितना हो जाएगा, तो 1908.8 आ रहा है। तो इसको राउंड ऑफ करके अगर लिखिएगा राउंड ऑफ करके तो यहाँ पर 8 है तो ये डेसिमल में है यहाँ पर, तो इसको हम लोग 1909 कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहला। पहला हो गया। अब सेकेंड बात करते हैं। सेकेंड में बोला मोर देन 2150 हावर्स यानी जो 2150 आवर्स ज्यादा हो उसमें, ठीक है। इसमें बोला 60 आवर्स से इसके बीच में हम लोग को निकालना है बिटवीन में बल्ब। यहाँ पे बोला है द नंबर ऑफ बल्ब्स लाइकली बर्न यानी जो बल्ब जल रहा है उसके लिए हम लोग को निकालना है ये वाला। फिर मोर देन अगर इससे ज्यादा आपका घंटा से अगर जल रहे हैं तो उसका आप बल्ब का संख्या निकालना है। अब सेकेंड जो है आपका क्वेश्चन वो मोर देन वाला है यानी पी जो है आपका एक्स ग्रेटर देन आपका डायरेक्ट 21 एक ही कंडीशन के लिए 50 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो इसका अगर निकाले तो जेड निकाले तो हम लोग का क्या होता है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो एक्स का वैल्यू हम लोग का 2150 और माइनस हम लोग का म्यू तो हम लोग को पता है 2040 अपॉन सिग्मा हम लोग का जो सिग्मा है वो आपका कितने के लिए है 60 आवर दिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग जो जेड इक्वल टू इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 1.83, ठीक है। जब 1.83 मिल गया यानी पी जो है वो एक्स ग्रेटर देन 2150 है, ठीक है। ये जो है आपका पी जेड आपका ग्रेटर देन 1.83, ठीक है। अब 1.83 जो है इसका एरिया जब फाइंड कीजिएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसका समझते हैं। ग्रेटर बोल रहा है यानी जो एरिया है आपको जेड इक्वल टू 0 पर और यहाँ पर एरिया जो है जेड इक्वल टू 1.8 से ज्यादा वाला एरिया इस वाले एरिया का बात कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 0 से 8 तक कैलकुलेट करेंगे और इसमें ये जो अल्फा वाला है इस वैल्यू को अगर घटा देंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या मिलेगा टोटल एरिया मिल जाएगा यानी 0.5 में से
0.5 ये टोटल एरिया होता है, ठीक है। उसमें से हम लोग जो एरिया फाइंड करने वाले इस वाले एरिया को हम लोग हटा देंगे तो हम लोग का एक्चुअल जो एरिया बचा इस साइड का वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 to 5 माइनस जो हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जो हम लोग को निकालना है एरिया, यहाँ पर z इक्वल टू 0 से चलेगा और कहाँ तक चलेगा, z इक्वल टू 1.83, ठीक है, 83 है तो 83। अब इसका एरिया हम लोग को क्वेश्चन में आपका गिवन रहेगा तो यहाँ पर 0.5 माइनस जो 1.83 का वैल्यू जो आया है 0.4664 आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 0.4664, ओके। जब इसका अगर फाइनल हम लोग इसका बल्ब की संख्या अगर देखें तो इसमें पहले सबसे पहले इसको एरिया के लिए देखते हैं तो 0.5 इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू मिलेगा 0.0336। अब हम लोग को क्या निकालना है, जो बल्ब जो है 2150 से ज्यादा जल रहा है, ठीक है, बर्न कर रहा है, ठीक है, मोर यहाँ पर मोर बर्न बल्ब्स, उसका संख्या निकालना है, ठीक है, उसका संख्या नंबर्स। तो उसका नंबर क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर n आई इंटू जो हम लोग का आया है वैल्यू उससे हम लोग क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी p आपका जो है x ग्रेटर देन आपका 21 और 50 वाला, ठीक है, कंडीशन। अब इसका हम लोग n का वैल्यू हम लोग को पता है 2000 है, इनटू p का हम लोग वैल्यू अभी निकाला 0.0336, ओके। जब इसको कीजिएगा तो जो नंबर ऑफ बल्ब्स है जो 21 हावर यहाँ पर, ठीक है, इससे ज्यादा जल रहे हैं उसका वैल्यू मिलेगा आपको लगभग 67.2। अब इसको राउंड ऑफ करके लिखिएगा तो इसका वैल्यू मिल जाएगा 67, क्योंकि यहाँ पर 2 अगर 5 रहता तो 68 हो जाता। तो ये आपका फाइनली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन कोई भी गिवन रहेगा इस तरह करके आप अप्रोच लगा के सोल्व कर सकते हैं। आपको मात्र 3 कंडीशन आपको पता होना चाहिए। तो ये ओवरऑल अगर बात करें तो हम लोग का यूनिट 5 कंप्लीट हो गया है। एक बज के आपका टॉपिक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि अभी एग्जाम में पूछेगा ही नहीं इस बार, इसलिए उसको हम लोग कवर नहीं किए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात कर लिए, सबसे पहले हम लोग बात किए कि आपका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात किए कि स्पेस क्या होते हैं, पीएमएफ और पीडीएफ के बारे में बात किए। फिर फोर्थ में आपका जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रॉपर्टी है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर नेक्स्ट में आपका क्या था कि पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारे टॉपिकों को लगभग कवर कर दिया, यानी यूनिट 5 आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए